नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं हिंदी अंग्रेजी व्याकरण के। चलिए देख लेते हैं, है ना। एआई के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि भाई कौन सी गलती है तो वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से सही किया जा सकता है उसको, है ना। जैसे कि आई हैव ए नोटिस्ड दिस ट्रेट इन मनी एक्टर, है ना। इनमें टेंस बताना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इकरान में से 100। तो बताइए जो पहला क्वेश्चन है उसमें कौन सा टेंस आएगा। आई सी ए फ्लैट स्टेट ऑफ ग्राउंड। बताइए भाई क्या करें इसमें, जो इकरान में है उसमें बताइए कौन सा आएगा। इकरान में एक है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, आई सी ए फ्लैट स्टेक ऑफ ग्राउंड, प्रेजेंट सिंपल हमने देख चुके हैं। अभी देखे हैं 6-7 क्वेश्चन। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। 92 में 3 है, प्रेजेंट सिंपल। द बाइबल से लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एबल। 93 में 2 है, प्रेजेंट सिंपल। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, है ना। या जिनका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा है, इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं से होती है। पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग बीते समय में एक निश्चित समय पर हुई घटनाओं के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, है ना। अनिश्चित जब सोम में 1 है, प्रेजेंट सिंपल। सेलेक्ट द पॉसिबल वॉइस विद द करेक्ट एंड क्वेश्चन 101 to 105। द प्रोक्लेमाइड हिम किंग, जब इसमें क्या करना है, सेलेक्ट पॉसिबल वॉइस विद द विच इज करेक्ट क्वेश्चन 101 से 102। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस वो होता है जहां कर्ता यानी कि काम करने वाले की जगह कर्म यानी कि जिस पर काम हो रहा है उसे प्रमुखता दी जाती है। आपके उदाहरण दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग का पैसिव वॉइस होगा ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम। क्या आप किसी और वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना सीखना चाहते हैं। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखें। पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दें। इसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दें। उससे पहले बाय का प्रयोग करें और मुख्य क्रिया को हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलें। साथ ही टेंस के अनुसार बी का सही रूप इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बीइंग का इस्तेमाल करें। क्या आप किसी वाक्य का पैसिव बनाकर देखना चाहते हैं। और बताइए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर वाक्य में सर्वनाम प्रोनाउन है तो उनका रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए आई का मी और ही का हिम हो जाता है। इसके अलावा जिन वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस किसी भी ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है। और अगर वाक्य में मॉडल क्रियाएं जैसे कैन, कुड, शुड हो तो पैसिव बनाते समय उनके साथ बी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। क्या आप इनमें से किसी नियम के बारे में और उदाहरण चाहते हैं। है ना। पैसिव वॉइस और सीधा जुगाड़ ये है, ये जो है ना पैसिव वॉइस, इनका सेंटेंस बड़ा रहेगा भाई, है ना। डायरेक्ट पैसिव वॉइस यानी कि लंबा बैग, है ना, घुमा फिरा कर वही कई बात कही जाए पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब सीधी सट और वो कर्ता प्रधान होता है उसमें शायद, है ना। हिंदी व्याकरण के माध्यम से भी कुछ जैसे कि 60% क्वेश्चन वो हल किए जा सकते हैं अगर हिंदी अर्थ समझा, इंग्लिश का हिंदी अर्थ सही हो जाए तो। मैं ये कह रहा हूँ जो सही है क्या भाई, अगर हिंदी व्याकरण के माध्यम से इंग्लिश के 60% क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं अगर उसका इंग्लिश का हिंदी अर्थ समझना का जाए तो। जी बिल्कुल, आप काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं। एक्टिव वॉइस जहां सीधा और कर्ता प्रधान होता है, वहीं पैसिव वॉइस में बात को थोड़ा घुमा फिराकर कर्म पर जोर दिया जाता है। जहां तक हिंदी व्याकरण की मदद से इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, तो ये सच है कि अगर आप इंग्लिश वाक्य का सही हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं तो कई प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचना आसान हो जाता है। पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि दोनों भाषाओं के व्याकरण में कुछ अंतर होते हैं, इसलिए कुछ नियम सीधे लागू नहीं होते। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण बताना चाहेंगे जिसे आप हिंदी के माध्यम से हल करना चाहते हो। दे प्रोक्लेमाइड हिम किंग, जब ही वाज, दे प्रोक्लेमाइड हिम किंग, ही वाज प्रोक्लेमाइड किंग बाय देम, किंग हैज डिक्लेयर्ड हिम किंग। एक ही लग रहा है इसमें तो, 101 में 1, हाँ सही है। ही वाज प्रोक्लेमाइड किंग बाय देम,
फिर मदर हैज कुकड द डिनर, है ना, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। मदर हैज कुकड द डिनर। डिड मदर नॉट कुक द डिनर, ये तो अलग ही प्रश्नवाचक ही दे दिया, ये क्यों आएगा। जब द डिनर हैज बिन कुकिंग बाय मदर, द डिनर हैज बिन, है ना, जैसे मदर हैज कुकड द डिनर हैज बिन कुकिंग बाय मदर, द डिनर हैज बिन कुकड बाय मदर। 3 102 में, हाँ सही है, द डिनर हैज बिन कुकड बाय मदर। तो अब है ना, ये मुझे ये समझाइए कि भाई इसमें जो ये दे प्रॉब्लम ने हिम के में आया है ना, तो इसमें ये जो दूसरा ऑप्शन आया है, ये एक ऑप्शन आया ही वाज प्रोक्लेमेड किंग बाय देम, यही क्यों आया है, और ये इनका हिंदी अर्थ बताइए। जहां तक आपके पहले वाक्य दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग की बात है, इसे पैसिव वॉइस में ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम इस तरह इसलिए बदला गया है क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ही बन जाता है। चूंकि प्रोक्लेम्ड पास्ट टेंस में है, इसलिए बी क्रिया का रूप वॉज लगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रोक्लेम्ड इस्तेमाल हुई। इसका हिंदी अर्थ यह है, उन्होंने उसे राजा घोषित किया। जहां तक आपके दूसरे वाक्य मदर हैज कुक्ड द डिनर का पैसिव वॉइस द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय मदर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बदला गया है। क्या आप इन वाक्यों के बारे में कुछ और समझना चाहते हैं? 102 में 3 है, द डिनर हैज़ बिन कुकड बाय मदर। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये जैसे कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है बदलते समय। इस वाक्य को बदलते समय हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के नियमों का पालन किया है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द डिनर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद चूंकि द डिनर सिंगुलर है, इसलिए हैज के साथ बीन जोड़ा गया और क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक्ड लगाई गई। अंत में ओरिजिनल सब्जेक्ट मदर को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया गया, जिससे पहले बाय का प्रयोग किया गया। क्या आप इस नियम को किसी और वाक्य पर आजमाना चाहते हैं? आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, जब करते हैं पहले आई एम गिविंग हिम, आई फॉरगिव हिम फॉल्ट, डिड आई फॉरगिव हिम हिज, ये तो नहीं आएगा ना। और ही वाज प्रोगिवन हिम फॉल्ट बाय मी, ही वाज नॉट एंड विल नॉट बी, है ना, वो सेंस नहीं बदलना चाहिए भैया ना, सीधी बात ही है। जैसे कि बदलते समय बात तो वही है, लेकिन घुमा फिरा के गई है, उसमें नए शब्द नहीं आने चाहिए, ठीक है, जो उसका भाव ही बदल दे, अर्थ ही बदल दे। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, आई एम फॉरगिव हिम डोंट, ये तो आएगा नहीं। ही वाज फॉरगिव हिम फॉल्ट बाय मी, यही है 103 में, हाँ सही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पैसिव वॉइस में आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट का अर्थ बिना भाव बदले ही लिखा जाएगा। आपका बताया गया पैसिव वॉइस ही वॉज फॉरगिवन हिज फॉल्ट बाय मी बिल्कुल सटीक है। इसमें ही नया सब्जेक्ट बना और वॉज फॉरगिवन क्रिया का सही रूप इस्तेमाल हुआ। क्या आप किसी और वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना चाहेंगे? वी नीड 6 कैमल फॉर ओवर वर्क, जब डू वी नीड 6 कैमल, नहीं ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वी नीड 6 कैमल फॉर ओवर वर्क है ये, है ना, जब वी नीड 6 कैमल फॉर ओवर वर्क, जब ओवर वर्क विल बिंग विद 6 कैमल, 6 कैमल आर नीडेड बाई यूज फॉर ओवर वर्क, वी नीड 6 कैमल फॉर ओवर। 4 करते हैं 104 में, हाँ सही है, 6 कैमल आर नीडेड बाई यूज फॉर ओवर वर्क। तो इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है उनको बताइए, व्याकरण। इस वाक्य वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क को पैसिव वॉइस में 6 कैमल्स आर नीडेड बाय अस फॉर आवर वर्क में बदलने के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के नियमों का पालन किया है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट 6 कैमल्स पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद 6 कैमल्स प्लूरल होने की वजह से आर के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म नीडेड इस्तेमाल हुई। अंत में ओरिजिनल सब्जेक्ट वी को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बाय अस बनाया गया। क्या आप किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? दोबारा समझाइए। ठीक है, मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास वाक्य है वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट 6 कैमल्स को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। चूंकि 6 कैमल्स प्लूरल है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम के अनुसार आर के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म नीडेड का इस्तेमाल करेंगे। अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट वी को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बाय अस बना दिया जाएगा और बाकी का वाक्य फॉर आवर वर्क वहीं रहेगा। क्या अब आपको ये स्पष्ट हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक है, बताइए आगे क्या करना है। 1 मिनट। कोई बात नहीं, आप आराम से देख लीजिए, जब आप तैयार हों तो बता दीजिएगा। सम बॉय वेरी फ्लाइंग काइट्स, है ना। जब काइट्स वेयर विंग फ्लो बाई सम बॉडी बॉय, डू बॉय फ्लाई करना, ये तो नहीं आएगा। फ्लाइंग काइट्स इज गुड फॉर गुड फॉर बॉय, वाई डू यू बाई फ्लाइंग काइट्स, है ना। जब इसमें तो एक ही आएगा, 105 में एक ही है। काइट्स वेरी विंग फ्लोंग बाई सम बॉय, इसका हिंदी अर्थ बताइए दोनों का। सम बॉय वेरी फ्लाइंग काइट्स, काइट्स वेरी विंग फ्लोन बाई सम बॉय। पहले वाक्य सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स का हिंदी अर्थ है कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे, और दूसरे वाक्य काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय सम बॉयज का हिंदी अर्थ है कुछ लड़कों द्वारा पतंगे उड़ाई जा रही थीं। क्या आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं? अब है सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम ब्लैंक। जब द वॉइस वाज कमिंग, जब द वॉइस वाज कमिंग, जब इसमें कौन सा प्रपोजिशन है? तो जैसे कि द वॉइस वाज कमिंग, है ना, तो माई अपार्टमेंट, द वॉइस वाज कमिंग माई अपार्टमेंट। जब फ्रॉम माई अपार्टमेंट, अंडर माई अपार्टमेंट, ऑन तो नहीं आएगा ना। जैसे कि टेबल के ऊपर चीज़ रखी जाए, ऑन द टेबल, है ना, वो ऑन में आता है। अब जैसे कि पर्टी के ऊपर ऑन द ट्रेन, है ना, तो फिर फ्रॉम माई अपार्टमेंट कर दें एक तो। द वॉइस वाज कमिंग माई अपार्टमेंट, फ्रॉम माई अपार्टमेंट से, या फिर अंडर माई अपार्टमेंट, मेरे अंडर का मतलब होता है नीचे, है ना। 3 करते हैं भाई 106 में, नहीं गलत है। 106 में 1 है भाई, ऑन है इसमें। ओ माफ कीजिएगा, अगर इस वाक्य में ऑन सही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लड़के आपके अपार्टमेंट की छत, बालकनी या ऊपरी मंजिल की किसी जगह पर आ रहे थे। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या अगला प्रश्न? इसका अर्थ बताइए। द वॉइस वाज कमिंग माई अपार्टमेंट, इसमें कौन सा वो आएगा प्रोपोजिशन? इस वाक्य में द बॉयज वर कमिंग ऑन माई अपार्टमेंट में ऑन प्रीपोजिशन सही हो सकता है। इसका अर्थ ये निकलेगा कि लड़के आपके अपार्टमेंट की छत, बालकनी या ऊपरी मंजिल की किसी जगह पर आ रहे थे। साथ ही द बॉयज बहुवचन है, इसलिए वॉज की जगह वर का प्रयोग होगा। क्या आप किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? है, ये बताइए, ये जो ऑन, फ्रॉम, अंडर, व्हेन है, इनका अर्थ क्या है? जरूर, चलिए मैं आपको इन चारों प्रीपोजिशंस के अर्थ बता देता हूँ। ऑन का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर हो और उसके संपर्क में हो, जैसे ऑन द टेबल। फ्रॉम का प्रयोग किसी चीज की शुरुआत का स्थान या समय बताने के लिए होता है, जैसे फ्रॉम जयपुर। अंडर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ठीक नीचे हो, जैसे अंडर द बेड। और बीनीथ का अर्थ भी अंडर जैसा ही होता है, यानी किसी चीज के नीचे। अक्सर ये किसी चीज से छुपा हुआ होने का भाव देता है। क्या आप इन पर कुछ और उदाहरण चाहते हैं? भिन्नत, जो प्रमुख प्रपोजिशन है उनका नाम बताइए और अर्थ बताइए। प्रमुख प्रीपोजिशंस में शामिल हैं इन, जिसका अर्थ में होता है, ऑन जिसका अर्थ पर होता है, एट जो किसी विशिष्ट बिंदु या स्थान को दिखाता है, टू जो दिशा या गंतव्य बताता है, फ्रॉम जो किसी चीज की शुरुआत का स्थान या समय बताता है, और विथ जो किसी के साथ या किसी चीज के द्वारा होने का भाव देता है। क्या आप इनमें से किसी और बताइए कुछ और प्रमुख प्रीपोजिशंस हैं, जैसे बाय जिसका उपयोग किसी के द्वारा, जैसे बाय द बस, या फिर समय सीमा बताने के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग किसी के लिए या किसी उद्देश्य, जैसे फॉर माई फैमिली को दिखाने के लिए किया जाता है। बिटवीन दो लोगों या चीजों, जैसे बिटवीन द टू बॉयज के मध्य के लिए प्रयोग होता है। और अमंग दो से अधिक, जैसे अमंग द स्टूडेंट्स के बीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप इन पर कोई वाक्य बनाना चाहेंगे? अमंग का अर्थ क्या है? अमंग का वाक्य बताइए। अमंग का अर्थ होता है के बीच या के मध्य। इसका प्रयोग तब करते हैं जब बात दो से अधिक लोगों या चीजों की हो। जैसे एक वाक्य देखिए, द ट्रेजर वाज डिवाइडेड अमंग द 3 पायरेट्स। वो खजाना तीनों डाकुओं के बीच बांट दिया गया था। क्या आप कोई और उदाहरण चाहते हैं या अमंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ बताइए, 2-4 उदाहरण दीजिए। जरूर, यहाँ कुछ और उदाहरण है। पहला, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। उसने मिठाइयाँ बच्चों के बीच बांटी। दूसरा, he felt lonely among the crowd। वो भीड़ के बीच अकेला महसूस कर रहा था। तीसरा, there was a disagreement among the team members about the plan। योजना को लेकर टीम के सदस्यों के बीच असहमति थी। आगे चलते क्या ये हैं, उदाहरण स्पष्ट है? है ना। तो ये तो हो गया। अब
फिर द स्विच इज, द स्विच इज द डोर, द स्विच इज द डोर। जब द स्विच इज द अप द डोर, द स्विच इज अप द डोर, द स्विच इज टू, नहीं ये तो नहीं आएगा ना, बाय द डोर, द स्विच इज बाय द डोर, फ्रॉम द डोर, द स्विच इज फ्रॉम द डोर, अब द फ्रॉम 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 कर दें। 107 में गलत है भाई, बाई है इसमें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस वाक्य में बाय का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है कि स्विच दरवाजे के पास या बगल में है। क्या आप कोई और प्रीपोजिशन वाला प्रश्न हल करना बाई चाहते द हैं? डोर। तो ये बताइए बाई का प्रयोग कब कब किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग कब किया जाता है, टू का और अप का? जरूर, चलिए मैं आपको इनके प्रयोग के बारे में विस्तार से बताता हूँ। बाय का प्रयोग किसी के द्वारा जैसे बाय अ पर्सन या फिर समय सीमा जैसे बाय टुमारो को दिखाने के लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी चीज की शुरुआत जैसे फ्रॉम जयपुर का स्थान या समय बताने के लिए होता है। टू का प्रयोग दिशा जैसे टू जयपुर या गंतव्य बताने के लिए किया जाता है। और अप का प्रयोग किसी चीज के ऊपर की ओर गति जैसे क्लाइम अप द हिल को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या आप इन पर कुछ और उदाहरण चाहते हैं? अप के बारे में उदाहरण दीजिए, अप के में, टू के, फ्रॉम के और बाई के। जरूर, चलिए मैं आपको इन चारों प्रेपोजिशंस के उदाहरण दे देता हूँ। अप का उदाहरण, द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री, बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। टू का उदाहरण, शी इज गोइंग टू द मार्केट, वो बाजार जा रही है। फ्रॉम का उदाहरण, द ट्रेन अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली, ट्रेन दिल्ली से आई। बाय का उदाहरण, द पार्क इज बाय द रिवर, पार्क नदी के पास है। या फिर द वर्क वॉज डन बाय हिम, काम उसके द्वारा किया गया था। क्या आपको ये उदाहरण समझ में आए? सी हैज़ लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न। जब इसमें आफ्टर, ब्लो, फ्रॉम, अक्रॉस, रिटर्न अक्रॉस अमेरिका ही। सी हैज़ लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आफ्टर, बिलोंग, अक्रॉस, रिटर्न अमेरिका, फ्रॉम, रिटर्न अमेरिका, अमेरिका। आफ्टर करते हैं, आफ्टर करते हैं 108 में। गलत है भाई, 8 में 2 है, फ्रॉम है। जी हाँ, बिल्कुल। इस वाक्य में शी हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम का प्रयोग बिल्कुल सही है, जो ये बताता है कि उनका जयपुर में रहना अमेरिका से लौटने के बाद शुरू हुआ। क्या आप कोई और प्रपोजिशन वाला प्रश्न देखना चाहेंगे? इनको समझाइए, आफ्टर का, ब्लो और एक्रॉस, और इनका प्रयोग कब कब करते हैं चारों को? जरूर, चलिए मैं आपको इन प्रेपोजिशंस के अर्थ और उनके प्रयोग के बारे में बताता हूँ। आफ्टर का प्रयोग समय या क्रम के लिए किया जाता है, जैसे आई विल मीट यू आफ्टर लंच, मैं आपसे लंच के बाद मिलूंगा। बिलो का प्रयोग किसी चीज से कम या नीचे की स्थिति दिखाने के लिए होता है, जैसे द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, तापमान ठंड के नीचे है। अक्रॉस का प्रयोग किसी चीज के एक पार या दूसरी तरफ के लिए किया जाता है, जैसे ही वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, वो सड़क के पार चला गया। फ्रॉम का प्रयोग किसी स्रोत, शुरुआत के स्थान या समय के लिए होता है, जैसे द पार्सल केम फ्रॉम जयपुर, पार्सल जयपुर से आया। क्या आप इनमें से किसी और प्रेपोजिशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ब्लो के और उदाहरण दीजिए और समझाइए किन किन परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाता है, आफ्टर का, ब्लो का, अक्रॉस का और फ्रॉम का। चलिए मैं आपको बिलो, आफ्टर, अक्रॉस और फ्रॉम के बारे में विस्तार से बताता हूँ और इनके उदाहरण भी देता हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। बिलो का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के स्तर या स्थिति से नीचे हो, जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग बिलो द क्लाउड्स, विमान बादलों के नीचे उड़ रहा है। या द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, तापमान शून्य से नीचे है। आफ्टर का प्रयोग समय, क्रम या किसी चीज के पीछे चलने के भाव को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे आई विल मीट यू आफ्टर द मूवी, मैं आपसे फिल्म के बाद मिलूंगा। या ही रैन आफ्टर द बॉल, वो गेंद के पीछे दौड़ा। अक्रॉस का प्रयोग किसी सतह, क्षेत्र या सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने या पार करने के लिए होता है, जैसे दे वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, वे खेत के पार चले गए। या देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के इस पार एक पुल है। फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान, स्रोत या समय की शुरुआत बताने के लिए होता है, जैसे द पैकेज इज फ्रॉम माई फ्रेंड, ये पैकेट मेरे दोस्त की तरफ से है। या बस जयपुर से शुरू होती है। क्या अब आपको ये प्रीपोजिशंस पूरी तरह से समझ आ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। बी पुट द चिल्ड्रन टॉय ए बिग बॉक्स। जब बी पुट द चिल्ड्रंस टॉय, जब टॉय इन ए बिग बॉक्स, इन ए बिग बॉक्स, हाँ सही है, उसके भीतर ही तो है। 109 में 1 है, ये तो सही है भाई। जब इन
थ्रोट, बिटवीन और बियॉन्ड, इनको समझाइए। ठीक है, चलिए मैं आपको इन, थ्रू, बिटवीन और बियॉन्ड के बारे में विस्तार से बताता हूँ। इनका प्रयोग किसी स्थान, क्षेत्र या वस्तु के भीतर या अंदर की स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे द टॉयज आर इन द बॉक्स, खिलौने बक्से के अंदर है। थ्रू का प्रयोग किसी चीज के माध्यम एक ओर से दूसरी ओर यानी आर पार गति दिखाने के लिए होता है, जैसे द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग के पार चली गई। बिटवीन दो लोगों या चीजों के मध्य की स्थिति दिखाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर, किताब टेबल और कुर्सी के बीच है। और बियॉन्ड का प्रयोग किसी सीमा, दूरी या क्षमता से परे या आगे की स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे द व्यू इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वो नजारा वर्णन से परे है। क्या अब आपको ये चारों प्रीपोजिशंस पूरी तरह समझ आ गए? बियॉन्ड, बियॉन्ड का और किन परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं? बियॉन्ड का प्रयोग कई अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, जब हमें किसी भौतिक दूरी के बारे में बताना हो, जिसका अर्थ होता है किसी चीज के और आगे या उस पार, जैसे द विलेज इज बियॉन्ड द माउंटेन्स, गांव पहाड़ों के उस पार है। दूसरा, समय के संदर्भ में, जिसका अर्थ होता है किसी निश्चित समय के बाद, जैसे डू नॉट स्टे बियॉन्ड 10 PM, रात 10 बजे के बाद न रुके। और तीसरा, किसी सीमा, नियंत्रण, समझ या क्षमता के बाहर होने के भाव में, जैसे हिज नॉलेज बियॉन्ड द बेसिक्स, उसका ज्ञान बुनियादी बातों से परे है। क्या आप इन परिस्थितियों के बारे में कुछ और उदाहरण चाहते हैं? बियॉन्ड और ट्राउथ के दीजिए, THRUGH। थ्रू का प्रयोग हम कई परिस्थितियों में करते हैं। पहला, जब कोई चीज किसी मध्य या माध्यम से होकर गुजरे, जैसे द लाइट शोन थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर रोशनी आई। दूसरा, किसी क्रिया या प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, जैसे शी सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, वो कड़ी मेहनत से सफल हुई। और तीसरा, किसी समय या अवधि के दौरान, जैसे ही वर्क थ्रू द नाइट। क्या आप इन पर कोई वाक्य बनाना चाहेंगे? He stood the door, जब he stood the door among which near abroad, he stood the door among the door, which the door, near the door, abroad the door, he stood से समझ में नहीं आ रही है बात। The stood among the door, among abroad। इस वाक्य के लिए ही स्टूड डैश द डोर सबसे सही प्रीपोजिशन नियर होगा। इसका अर्थ है कि वो दरवाजे के पास खड़ा था। क्या आप किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? जब है ना, इनको समझाइए। अमोंग, विच, नियर, एब्रोड, इनका प्रयोग किन किन जगह या फिर किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, क्यों किया जाता है? जरूर, चलिए मैं आपको इन चारों के बारे में बताता हूँ। अमंग का प्रयोग तब करते हैं जब बात दो से अधिक लोगों या चीजों की हो, जैसे कि किसी चीज को समूह के बीच बांटना। विच प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एक सर्वनाम है जिसका उपयोग चुनाव करने या किसी विकल्प की ओर इशारा करने नहीं, के लिए होता है। WITH, विच। विद का प्रयोग किसी के साथ या किसी चीज के द्वारा होने का भाव दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे आई गो विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ। नियर का प्रयोग किसी स्थान या समय के पास होने को दिखाने के लिए होता है, जैसे द स्कूल इज नियर माई हाउस, स्कूल मेरे घर के पास है। और अब्रॉड का प्रयोग किसी विदेश में होने या जाने के लिए किया जाता है, जैसे ही इज ट्रैवलिंग अब्रॉड, वो विदेश की यात्रा कर रहा है। क्या अब आपको ये स्पष्ट हुआ? इनके हिंदी अर्थ बताइए। जरूर, विद का हिंदी अर्थ है के साथ, नियर का हिंदी अर्थ है पास या नजदीक, अब्रॉड का हिंदी अर्थ है विदेश में, और विच का हिंदी अर्थ है कौन सा या जो। क्या आप कुछ और शब्दों अब्रॉड का अर्थ है विदेश में, ये तो गलत है, गलत बता रहे हैं आप। अब्रॉड का मतलब विदेश में नहीं होता है। माफ कीजिए अगर आपको लगता है कि ये गलत है। आमतौर पर अब्रॉड का मतलब विदेश में या विदेश से होता है। आप किस अर्थ में इसका उपयोग करते हैं, कृपया मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और बेहतर समझ सकूं। इसके बैक के बताइए अब्रॉड के प्रयोग करके। जरूर, अब्रॉड का प्रयोग करके यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला, ही इज स्टडिंग अब्रॉड, वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। दूसरा, शी ट्रैवल्स अब्रॉड फॉर बिजनेस फ्रीक्वेंटली, वो अक्सर कारोबार के सिलसिले में विदेश जाती है। तीसरा, वी आर प्लानिंग अ वेकेशन अब्रॉड दिस ईयर, हम इस साल विदेश में छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं। क्या आप खुद भी अब्रॉड का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाना चाहेंगे? अमोंग का प्रयोग कब करते हैं? अमंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब बात दो से अधिक लोगों, चीजों या किसी समूह के बीच की हो। उदाहरण के लिए, द डिसीजन वॉज मेड अमंग द कमेटी मेंबर्स, इसका मतलब है कि ये फैसला समिति के सदस्यों के बीच लिया गया था। क्या आप इस बारे में कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? ही क्लाइम्ड ए ट्रक, जब ही क्लाइम्ड
विच ए ट्रक, बिलो ए ट्रक, अमोंग ए ट्रक, ही क्लाइम्ड ए अब्रॉड ए ट्रक। जब ही क्लाइम्बेड, CLIMBED, अमोंग, अब्रॉड, बिलो, विच ही क्लाइम्ड विच ए ट्रक, अमोंग, अब्रॉड, बिलो ए ट्रक। इस वाक्य में ही क्लाइम डैश ट्रक के लिए सबसे सही विकल्प बिलो होगा, अगर उनका मतलब यह है कि वो ट्रक के नीचे चढ़ा। क्या आप किसी और वाक्य नहीं, के बारे इसमें में तो 111 में 2 दे रखा है भाई, एब्रॉड दे रखा है आंसर की में। अगर आंसर की में अब्रॉड दिया गया है तो हो सकता है कि वहां ये किसी विशेष संदर्भ में प्रयोग हुआ हो, जैसे कि ट्रक को किसी विदेश यात्रा के लिए तैयार किया गया हो। क्या आपके पास इस प्रश्न के बारे में कोई और जानकारी है? विच, बिलो और अमोंग, इनके बारे में समझाइए। जरूर, चलिए मैं आपको बिटवीन, बिलो और अमंग के बारे में बताता हूँ। बिटवीन का प्रयोग दो लोगों या चीजों के मध्य की स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर, किताब टेबल और कुर्सी के बीच है। बिलो का प्रयोग किसी चीज से कम या नीचे की स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, तापमान ठंड के नीचे है। और अमंग दो से अधिक लोगों या चीजों के बीच, जैसे अमंग द स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या अब आपको ये द तीनों अच्छी हॉर्स तरह रैन, समझ आ गए? द हॉर्स रैन द फील्ड, द हॉर्स रैन अक्रॉस द फील्ड, द हॉर्स रन है ना, रन है तो अक्रॉस ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 112 में अक्रॉस है। जब ये बताइए वेनैथ, अंडरनैथ, अंडर, इनके अर्थ क्या क्या है और ये किन किन स्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं? बेनीथ, अंडरनीथ और अंडर तीनों का मतलब एक वस्तु के नीचे होना होता है, लेकिन इनके प्रयोग में थोड़ा अंतर होता है। अंडर सबसे सामान्य शब्द है और इसका प्रयोग भौतिक रूप से नीचे होने या किसी के नियंत्रण में होने के लिए किया जाता है, जैसे अंडर द टेबल या अंडर प्रेशर। बेनीथ थोड़ा अधिक औपचारिक शब्द है और इसका प्रयोग किसी चीज के ठीक नीचे होने के लिए होता है। अक्सर ये दिखाता है कि वो वस्तु ढकी हुई या छिपी हुई है, जैसे बेनीथ द सरफेस। अंडरनीथ का प्रयोग भी अंडर या बेनीथ जैसा ही होता है, लेकिन यह अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज किसी सतह के ठीक नीचे हो और शायद छिपी हुई हो, जैसे अंडरनीथ द रग। क्या आप इन पर कुछ और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, और उदाहरण बताइए इनका, बेनीथ का, अंडरनीथ का और अंडर का, और स्पष्ट से करिए। चलिए मैं आपको इनके और उदाहरण देता हूं ताकि अंतर और स्पष्ट हो जाए। अंडर का उदाहरण, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे सो रही है। यहाँ बिल्ली भौतिक रूप से नीचे है। बेनीथ का उदाहरण, ही हिड द लेटर बीनीथ द फ्लोरबोर्ड्स, उसने फर्श के तख्तों के नीचे खत छुपा दिया। यहाँ खत छुपा हुआ होने का भाव है। अंडरनीथ का उदाहरण, शी फाउंड हर कीज अंडरनीथ द पिलो, उसे तकिए के नीचे चाबियां मिली। यहाँ चाबियां सतह के ठीक नीचे हैं। क्या अब आपको ये अंतर पूरी तरह समझ आ गया? अंडर, इनका अर्थ क्या क्या होता है? अंडर का अर्थ होता है किसी चीज के नीचे या किसी के अधीन होना। बेनीथ का अर्थ भी नीचे होता है और ये अक्सर ये दिखाता है कि कोई चीज किसी सतह के नीचे या ढकी हुई है। और अंडरनीथ का अर्थ भी नीचे या तले होता है, जो आमतौर पर यह बताता है कि कोई चीज किसी के बिल्कुल नीचे है। आई बाउंडेड द स्टार, जब आई बाउंडेड अप द स्टार अंडरनेथ, आई बाउंडेड आउटसाइड द स्टार, आई बाउंडेड द अपोजिट द स्टार्स, बाउंडेड अप द स्टार्स, अप द स्टार, आई बाउंडेड अप द स्टार, अंडरनीथ द स्टार, आई बाउंडेड अपोजिट द स्टार। इस वाक्य के लिए आई बाउंडेड डैश द स्टार के लिए सबसे सही विकल्प अंडरनीथ हो सकता है। नहीं, इसमें अप दे रखा है भाई, 113 में अप दे रखा है। इसको समझाइए, ये कौन कौन से हैं, क्या क्या अर्थ है इनका। जैसे आई बाउंडेड खालिस्तान द स्टार्स, STAIRS, जब इसमें कौन सा प्रोपोजिशन आएगा? माफ कीजिएगा, अप का प्रयोग ऊपर की ओर गति या दिशा को दिखाने के लिए किया जाता है। आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स का मतलब है कि आप सीढ़ियों पर तेजी से उछलते हुए ऊपर गए। क्या आप किसी और प्रपोजिशन के बारे में जानना चाहते तो हैं? इसमें कौन सा आएगा आपके हिसाब से? अपोजिट आएगा, आउटसाइड आएगा, अंडरनेथ आएगा, अप आएगा? आपके विकल्पों के आधार पर अब सबसे सही रहेगा। आई बाउंडेड अप द स्टार्स का अर्थ होगा कि आप तेजी से ऊपर की ओर उछले। इनके अर्थ बताइए, समझाइए इनको।
चलिए इन प्रीपोजिशंस के अर्थ को और स्पष्ट कर देते हैं। ऑपोजिट का अर्थ होता है के सामने या विपरीत। आउटसाइड का प्रयोग किसी सीमा या क्षेत्र के बाहर होने को दिखाने के लिए होता है। अंडरनीथ का मतलब किसी चीज के ठीक नीचे या तले होता है। और अप का प्रयोग हम ऊपर की ओर गति या ऊंची स्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं। क्या अब आपको ये सभी अच्छी तरह उदाहरण समझ आए? इनके 3 उदाहरण दीजिए। जरूर, चलिए मैं आपको इन क्या अब ये उदाहरण आपको स्पष्ट हैं? उदाहरण दीजिए इनके। जी बिल्कुल, चलिए मैं आपको फिर से इनके उदाहरण दे देता हूँ। ऑपोजिट का उदाहरण, द ग्रोसरी स्टोर इज ऑपोजिट द स्कूल। किराना स्टोर स्कूल के सामने है। आउटसाइड का उदाहरण, प्लीज वेट आउटसाइड द कैबिन। कृपया केबिन के बाहर इंतजार करें। अंडरनीथ का उदाहरण, द ट्रेजर्स वर बरीड अंडरनीथ द सैंड। खजाने रेत के नीचे दबे हुए थे। अब का उदाहरण, द हॉट एयर बलून्स आर फ्लाइंग अप इन द स्काई। गर्म हवा के गुब्बारे आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं। क्या अब आपको ये सभी अच्छी तरह समझ आ गए? अब के और उदाहरण दीजिए, 4 उदाहरण दीजिए। जरूर, ये रहे अब के 4 और उदाहरण। पहला, द सन इज कमिंग अप इन द स्काई। सूरज आसमान में ऊपर आ रहा है। दूसरा, दे वॉकड अप टू द टॉप ऑफ द टावर। वे टावर के सबसे ऊपर तक चल कर गए। तीसरा, प्लीज पिक अप योर क्लोथ्स फ्रॉम द फ्लोर। कृपया फर्श से अपने कपड़े उठा लें। चौथा, शी टर्न्ड अप द वॉल्यूम ऑन द रेडियो। उसने रेडियो की आवाज बढ़ा दी। क्या ये उदाहरण समझने में आसान है? हाँ, आसान है। ही टुक हर, खालिस्तान दिल्ली। जब ही टुक हर एट दिल्ली, ही टुक हर एट दिल्ली टू दिल्ली, ऑन दिल्ली। ऑन तो नहीं आएगा। ही टुक हर, अब ही टुक हर का मतलब क्या है? ही टुक हर, जब एट दिल्ली टू दिल्ली कर देते हैं दिखाना। 114 में 3 टू दिल्ली है। एट, टू, इन और ऑन, इनको समझाइए। इनका प्रयोग कब कब किया जाता है, जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उनको सबको बताइए। जरूर, चलिए मैं आपको एट, टू, इन और ऑन के प्रयोग के बारे में विस्तार से बताता हूँ। एट का प्रयोग किसी निश्चित बिंदु, छोटे स्थान या समय बताने के लिए किया जाता है, जैसे एट होम या एट 5 PM। टू का प्रयोग दिशा या गंतव्य, जैसे टू दिल्ली को दिखाने के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग किसी बड़े स्थान, देश, शहर या वस्तु के भीतर, जैसे इन इंडिया और इन द रूम को दर्शाने के लिए होता है। ऑन का प्रयोग सतह के ऊपर, संपर्क के साथ, जैसे ऑन द टेबल, या विशिष्ट दिनों जैसे ऑन संडे को दिखाने के लिए किया जाता है। क्या आप इन पर कोई और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, इनके 3 उदाहरण दीजिए। जरूर, ये रहे ऑन के 3 उदाहरण। पहला, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। दूसरा, आई विल मीट यू ऑन मंडे। मैं आपसे सोमवार को मिलूंगा। तीसरा, ही वोर अ रिंग ऑन हिज फिंगर। उसने अपनी अंगुली में अंगूठी पहनी। क्या आप कुछ और उदाहरण चाहते हैं? इन, एट और टू के दीजिए 3। जरूर, ये रहे इन और एट के 3 उदाहरण। इन के उदाहरण, आई लिव इन जयपुर। मैं जयपुर में रहता हूँ। द की इज इन द बैग। चाबी बैग में है। शी वॉज बॉर्न इन 1995। उसका जन्म 1995 में हुआ था। एट की उदाहरण, द मीटिंग इज एट 5 PM। बैठक शाम 5 बजे है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। वो दरवाजे पर खड़ा है। वी विल मीट एट द स्टेशन। हम स्टेशन पर मिलेंगे। क्या आपको ये उदाहरण स्पष्ट है? और 2? जरूर, ये रहे 2 के 3 उदाहरण। शी इज गोइंग टू दिल्ली। वो दिल्ली जा रही है। ये दिशा या गंतव्य बताता है। प्लीज गिव द बुक टू राहुल। कृपया किताब राहुल को दे दें। ये किसी को कुछ देने के लिए प्रयोग होता है। आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM। मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता हूँ। ये समय सीमा बताने के लिए है। क्या आपको ये उदाहरण स्पष्ट है? 2 का अच्छा समझाया आपने। 2 का, इज फाउंड, जब खालिस्तान TEA, ही इज फाउंड वाई द टी। ही इज फाउंड वाई द टी ऑफ तो नहीं आएगा। ऑन टी, एंड ये बाई करते हैं ना 115 में। ही इज FOND, फाउंड। ऑफ है भाई इसमें तो 115 में। ऑफ कैसे है भाई इसमें? फॉन्ड ऑफ एक निश्चित मुहावरा है जिसे कोलोकेशन कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी चीज को बहुत पसंद करना। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस वाक्य में ही इज फॉन्ड ऑफ टी सही होगा। क्या आप कोई और ऐसा उदाहरण जानना चाहते हैं? और कब कब प्रयोग किया जाता है इसका? फॉन्ड ऑफ का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि को पसंद करने के लिए करते हैं। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ हर डॉग। वो अपने कुत्ते को बहुत पसंद करती है। या ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्या आप कुछ और उदाहरण देखना चाहते हैं? हाँ, और उदाहरण दीजिए इनके। कम से कम 5 उदाहरण बताइए। बाय के, ऑफ के, इन के और ऑन के।
जरूर, चलिए मैं आपको इन चारों प्रेपोजिशंस के 5, क्या ये उदाहरण आपके लिए स्पष्ट हैं? बताया तो है नहीं आपने, और अभी स्पष्ट कर दिया। 5-5 उदाहरण दीजिए सबके, बाई, ऑफ और इन, ऑन के। माफ कीजिए, हो सकता है पिछली बार किसी वजह से उदाहरण सही से न पहुंचे हों। चलिए मैं आपको इन चारों की 5-5 उदाहरण फिर से, क्या अब ये उदाहरण आपको स्पष्ट हैं? कोई त्रुटि है ना, बता नहीं पा रहे हैं आप, तो 3-3 ही उदाहरण दे दीजिए। मैं समझ सकता हूं कि आपको असुविधा हुई है। चलिए मैं आपको इनके 3-3 उदाहरण फिर से बता देता हूं। बाय के उदाहरण, द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर। किताब एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई थी। ही गोज टू स्कूल बाय बस। वो बस से स्कूल जाता है। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 5 PM। काम शाम 5 बजे तक पूरा हो जाएगा। ऑफ के उदाहरण, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरी दोस्त है। ही इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। वो अंधेरे से डरता है। दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। ये भारत का नक्शा है। इन के उदाहरण, आई लिव इन जयपुर। मैं जयपुर में नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ऑफ के उदाहरण दीजिए और स्पष्ट करिए सब कि भाई ऑफ का प्रयोग कब कब करते हैं। चलिए मैं आपको ऑफ के बारे में और स्पष्टता से बताता हूँ। ऑफ का प्रयोग कई अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, जब हमें किसी चीज के संबंध या मालिकाना हक के बारे में बताना हो, जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है। दूसरा, किसी चीज के विवरण या विषय को दर्शाने के लिए, जैसे अ मैप ऑफ इंडिया, ये भारत का नक्शा है। तीसरा, किसी सामग्री या कारण को बताने के लिए, जैसे मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बना है। क्या आप ऑफ के प्रयोग के बारे में कुछ और समझना चाहते हैं? आगे चलते हैं ना। 115 में 3 है। द CAT, कैट जंप्ड द चेयर। द कैट जंप्ड टू द चेयर नहीं है ना, टू तो द कैट जंप्ड। ओपन द चेयर, ऑफ द नहीं, ऑफ द, ऑफ तो नहीं, ऑफ और ये ओ डबल एफ और ओ एफ, और टू द चेयर है ना, टू तो नहीं आएगा। द कैट जंप टू द चेयर, यहाँ पर ऑप्टन, जब पता नहीं है भाई। इस वाक्य में द कैट जम्प डैश द चेयर सबसे सही प्रेपोजिशन ऑफ हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि बिल्ली कुर्सी से नीचे कूदी। ऑफ, OFF का इस्तेमाल किसी सतह से अलग होने या दूर जाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? तो फिर आप ये बताइए, जैसे कि अगर बंद करना है तो उसके लिए कौन सा ऑफ आएगा? OF आएगा सिर्फ? नहीं, अगर आपको किसी चीज को बंद करना है, जैसे टर्न ऑफ द लाइट, तो उसके लिए ऑफ का उपयोग किया जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है OFF। ऑफ का प्रयोग संबंध या मालिकाना हक के लिए होता है। क्या आपको इन दोनों में कोई और अंतर तो फिर समझना है? ये जो है ना द कैट जंप, तो ये इसमें ऑफ क्यों आया है? द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर में ऑफ का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये किसी सतह से अलग होने या दूर जाने के भाव को दर्शाता है। बिल्ली कुर्सी के ऊपर से कूदकर नीचे उतरी, इसीलिए यहाँ ऑफ का इस्तेमाल हुआ। क्या अब आपको ये स्पष्ट हुआ? तो OF, OFF, टू और ऑप्टन के उदाहरण दीजिए और इनको समझाइए। जरूर, चलिए समझते हैं इन चारों के प्रयोग। ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए होता है, जैसे द कवर ऑफ द बुक, किताब का आवरण। ऑफ का प्रयोग किसी सतह से अलग होने के लिए होता है, जैसे ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वो मेज से कूद गया। टू का प्रयोग दिशा या गंतव्य दिखाने के लिए होता है, जैसे वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। ऑफन का प्रयोग किसी काम को बार बार दोहराने के लिए होता है, जैसे आई ऑफन विजिट द लाइब्रेरी, मैं अक्सर पुस्तकालय जाता हूँ। क्या आपको ये उदाहरण स्पष्ट है? और OF का प्रयोग? ऑफ का प्रयोग कई अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। मुख्य रूप से यह संबंध या मालिकाना हक दिखाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी या अ फ्रेंड ऑफ माइन। इसके अलावा ये किसी चीज के बारे में बताने के लिए, जैसे आई नो नथिंग ऑफ हिज पास्ट, या फिर किसी चीज की सामग्री या कारण को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप ऑफ का प्रयोग किसी खास उदाहरण में समझना चाहते हैं? हाँ बताइए। आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। इस वाक्य में ऑफ प्रीपोजिशन ये बता रहा है कि द कलर यानी रंग और द स्काई यानी आकाश के बीच क्या संबंध है, यानी रंग आकाश का है। क्या ये उदाहरण आपको स्पष्ट हुआ या आप कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? ऑप्टन के 3 उदाहरण बताइए। जरूर, ऑफन के 3 उदाहरण हैं। पहला, आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं अक्सर सुबह टहलने जाता हूँ। दूसरा, शी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, वो अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाती है।
तीसरा, वी ऑफन ईट आउट ऑन वीकेंड्स, हम अक्सर सप्ताहांत पर बाहर खाना खाते हैं। क्या आप कुछ और उदाहरण देखना चाहते हैं? ऑप्टन, OF, OFF और टू, इनके अर्थ क्या क्या हैं? जरूर, इन चारों के अर्थ चलिए समझते हैं। ऑफन का अर्थ होता है अक्सर या बार बार। ऑफ का प्रयोग संबंध या मालिकाना हक बताने के लिए होता है। ऑफ का प्रयोग किसी सतह से अलग होने या बंद करने के लिए किया जाता है। और टू का प्रयोग दिशा, गंतव्य या किसी को कुछ देने के लिए होता है। क्या आप इन पर कोई और देयर जानकारी इज चाहते हैं? ए काउ द फील्ड, देयर इज ए काउल्ड, है ना, जब एन तो नहीं आएगा, इन द फील्ड यानी फील्ड के अंदर है, इन के, है ना, या फिर अंडरनेथ या वैननेथ। जब देयर इज ए काउ, जैसे कि बक्सा है, इसमें पेन तब तो इनका प्रयोग करते हैं। तो देयर इज ए काउ अंडरनेथ ये नीचे के अर्थ में होता है। वेनेथ का प्रयोग करते हैं 117 में, नहीं ये नहीं है भाई इसमें तो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस वाक्य में देयर इज अ काउ इन द फील्ड, इन का प्रयोग बिल्कुल सही है। जब हम किसी खुले क्षेत्र या मैदान की बात करते हैं तो इन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपके मन में कोई और प्रीपोजिशन वाला प्रश्न नहीं, है? वो बात तो सही है, लेकिन ये इन क्यों आया है? इन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मैदान की अपनी सीमाएं होती हैं और गाय उन सीमाओं के भीतर मौजूद है। जब हम किसी जगह के अंदरूनी स्थान या उसकी परिधि के बारे में बात करते हैं तो इन का इस्तेमाल होता है, ना कि ऑन या अंडर। क्या अब आपको ये स्पष्ट हुआ? ऑन या अंडर, ठीक है। तो अंडर मतलब नीचे। जी हाँ, बिल्कुल। अंडर का मतलब आमतौर पर नीचे ही होता है, खासकर जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ठीक नीचे हो, जैसा कि हमने पहले उदाहरणों में समझा था। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अंडरनेथ, वैननेथ, इन और अंडर, इनके बारे में उदाहरण दीजिए दो और इनको समझाइए सही तरीके से। जरूर, चलिए मैं आपको इन चारों के दो उदाहरण और अंतर स्पष्ट करता हूँ। अंडर का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ठीक नीचे हो या किसी के अधीन हो। इसके उदाहरण हैं, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल और शी इज वर्किंग अंडर प्रेशर। बीनीथ थोड़ा अधिक औपचारिक शब्द है और इसका प्रयोग किसी चीज के ठीक नीचे होने के लिए होता है। अक्सर इसका मतलब ढका या छिपा हुआ होना होता है। इसके उदाहरण हैं, ही हिड द लेटर्स बीनीथ द फ्लोरबोर्ड्स और वी वॉक्ड बीनीथ द स्टारी स्काई। अंडरनीथ बहुत कुछ अंडर या बीनीथ जैसा ही होता है, लेकिन यह अक्सर किसी सतह के ठीक नीचे या छिपी स्थिति में प्रयोग होता है। इसके उदाहरण हैं, शी फाउंड हर कीज अंडरनीथ द पिलो और ही वोर अ वेस्ट अंडरनीथ हिज शर्ट। इनका प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी स्थान, क्षेत्र या वस्तु के भीतर या अंदर की स्थिति में हो। इसके उदाहरण हैं, आई लिव इन जयपुर और द कीज आर इन द ड्रॉर। क्या अब आपको ये सभी अच्छी तरह समझ आ गए? आई कम द डे बिफोर यस्टरडे, हाँ बिफोर ये इसमें तो टर्म, हाँ बिफोर ये, बिफोर, ऑन, इन और बाई, इनको समझाइए। जरूर, चलिए मैं आपको बिफोर, ऑन, इन और बाय के प्रयोग के बारे में बताता हूँ। बिफोर का प्रयोग समय या स्थान में पहले होने के लिए होता है, जैसे आई अराइव्ड बिफोर यू, मैं आपसे पहले पहुंचा। ऑन का प्रयोग विशिष्ट दिनों या तिथियों के लिए किया जाता है, जैसे आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे रविवार को मिलूंगा। इन का प्रयोग बड़े स्थानों, देशों या समय की अवधि के लिए होता है, जैसे आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। बाय का प्रयोग किसी समय सीमा तक या किसी के द्वारा किए गए कार्य के लिए होता है, जैसे द प्रोजेक्ट मस्ट बी फिनिश्ड बाय मंडे, प्रोजेक्ट सोमवार तक पूरा हो जाना चाहिए। क्या अब आपको ये सभी अच्छी तरह समझ आ गए? बिफोर के बारे में और समझाइए। बिफोर का प्रयोग हम समय, स्थान या क्रम में पहले आने वाली चीजों को बताने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, समय के संदर्भ में आप कहते हैं, आई विल फिनिश द वर्क बिफोर इवनिंग, यानी मैं शाम से पहले काम पूरा कर लूंगा। स्थान या क्रम के संदर्भ में, शी स्टूड बिफोर मी इन द क्यू का मतलब है कि वो कतार में मुझसे पहले खड़ी थी। क्या आप इसके कुछ और उदाहरण चाहते हैं? तो फिर ऑन, वाई और इन, इनके उदाहरण दीजिए दो। जरूर, ये रहे ऑन, बाय और इन के दो उदाहरण। ऑन के उदाहरण, किताब मेज पर है, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे सोमवार को मिलूंगा। बाय के उदाहरण, चिट्ठी डाकिया द्वारा पहुंचाई गई थी, द प्रोजेक्ट मस्ट बी सबमिटेड बाय मंडे, प्रोजेक्ट सोमवार तक जमा हो जाना चाहिए। इन के उदाहरण, आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ,
The children are playing in the park. बच्चे आगे पार्क में चलते खेल हैं, है रहे ना। द बुक इज ऑन द टेबल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 119 में हाँ ऑन द टेबल है। अबाउट SINCE और ड्यूरिंग, इनका अर्थ क्या क्या है और इनका प्रयोग कब कब किया जाता है, और इनके चार चार उदाहरण दिए पर का चार चार उदाहरण। जरूर, चलिए समझते हैं इन तीनों प्रीपोजिशंस के अर्थ और प्रयोग। अबाउट का प्रयोग किसी चीज के बारे में बताने, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या लगभग समय, जैसे इट इज अबाउट 5 PM को दर्शाने के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय से लेकर अब तक, जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020 को बताने के लिए होता है। ड्यूरिंग का प्रयोग किसी समय अवधि के दौरान, जैसे वी ट्रैवल ड्यूरिंग द समर ब्रेक, को दिखाने के लिए होता है। क्या आप इनके उदाहरण देखना चाहते हैं? नहीं, और बताइए इनके बारे में, जैसे कि अबाउट, सीन और ड्यूरिंग का प्रयोग कब कब किया जाता है। बिल्कुल, चलिए मैं आपको इनके प्रयोग के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अबाउट का प्रयोग हम किसी विषय के बारे में बात करने या लगभग समय, मात्रा या दूरी बताने के लिए करते हैं। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर, हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, या इट इज अबाउट 5 PM, लगभग 5 बजे हैं। सिंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य किसी निश्चित समय से शुरू होकर वर्तमान तक जारी हो, जैसे आई हैव बीन हियर सिंस 2020, मैं 2020 से यहाँ हूँ। ड्यूरिंग का प्रयोग किसी समय अवधि के दौरान कोई काम होने के लिए होता है, जैसे वी विजिटेड द म्यूजियम ड्यूरिंग द ट्रिप, हमने यात्रा के दौरान संग्रहालय देखा। क्या अब आपको ये प्रयोग पूरी तरह स्पष्ट हो गए? आगे चलते हैं। ही रूल्स ए वेस्ट एम्पायर, ही रूल्स ए इनटू ए वेस्ट एम्पायर, ओपन ए वास्ट एम्पायर, ओपन ए वेस्ट एम्पायर, ही रूल्स ओपन ए साउथ ए वेस्ट एम्पायर इनटू ओपन। 120 में नहीं भाई, इसमें ओवर है, तो ओवर क्यों है, किस प्रकार से आया है, समझाइए। इस वाक्य में ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग सत्ता, नियंत्रण या अधिकार को दिखाने के लिए किया गया है। ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर का अर्थ होता है कि वो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता है, यानी उसका नियंत्रण पूरे साम्राज्य पर है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो ओवर का प्रयोग कब कब करते हैं, तो फिर ओवर का प्रयोग कई अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। पहला, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो बिना उसे छुए, जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। दूसरा, जब बात किसी पर नियंत्रण या अधिकार की हो, जैसे ही हैज अथॉरिटी ओवर द स्टाफ। तीसरा, समय की अवधि के संदर्भ में, जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ओवर द लास्ट ईयर। चौथा, किसी के आर पार जाने के लिए, जैसे ही जंप्ड ओवर द फेंस। क्या आप इन पर कुछ और उदाहरण चाहते हैं? नहीं, ये जो लास्ट का उदाहरण दिया था इसका हिंदी अर्थ बताइए। मैंने जो लास्ट उदाहरण दिया था, ही जम्प्ड ओवर द फेंस, इसका हिंदी अर्थ है वो बाढ़ के ऊपर से कूद गया। क्या आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं? ओपन, इनटू और थ्राउट, इनके चार चार उदाहरण दीजिए और समझाइए इनका प्रयोग कब कब किया जाता है। जरूर, चलिए समझते हैं इन प्रपोजिशंस का प्रयोग और उदाहरण। अपॉन का प्रयोग अक्सर ऑन की तरह ही सतह के ऊपर होने के लिए होता है, लेकिन थोड़ा औपचारिक तरीके से। क्या आप इन पर कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, उदाहरण बताइए ना, उदाहरण की कही तो है आपसे चार चार की। ओपन, इनटू और थ्राउट। माफ कीजिएगा, चलिए मैं आपको अपॉन, इनटू और थ्रू के चार चार नए उदाहरण और देता हूं, ताकि आपका संदेह पूरी तरह दूर हो जाए। क्या अब ये उदाहरण आपको स्पष्ट है? दो ही उदाहरण बता दीजिए। ठीक है, ये रही इनके दो उदाहरण। अपॉन के उदाहरण, द डिसीजन इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, फैसला तथ्यों पर आधारित है। ही लीन्ड अपॉन द वॉल, वो दीवार के सहारे झुक गया। The apple into pieces, सेब को टुकड़ों में काटें। थ्रू के उदाहरण, we can see through the clear glass, हम साफ कांच के आर पार देख सकते हैं। The sound echoed through the hall, लिखा नहीं जा रहा है, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। मुझे अफसोस है कि आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है ये कोई तकनीकी समस्या हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा ऐप या डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं? अपॉन, इनटू, ओवर और थ्राउट, इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, इन चारों प्रेपोजिशन को दोबारा समझते हैं। अपॉन का प्रयोग सतह के ऊपर होने के लिए किया जाता है, जैसे किताब मेज पर है। इनटू का प्रयोग किसी चीज के भीतर या अंदर जाने या अवस्था परिवर्तन के लिए होता है, जैसे वो कमरे के अंदर चली गई।
ओवर का प्रयोग सतह नियंत्रण या किसी चीज के ठीक ऊपर होने के लिए किया जाता है बिना उसे छुए, जैसे विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है। और थ्रू का प्रयोग किसी माध्यम से होकर आर पार या किसी प्रक्रिया के दौरान के लिए होता है, जैसे हम साफ कांच के आर पार देख सकते हैं। क्या अब आपको ये स्पष्ट हुए? थ्रूज। अब आ जाते हैं भाई साहब करेक्ट आर्टिकल इन डिटरमिनेंट ऑफ ब्लैंक स्पेस, है ना। अब आ चुके हैं डिटरमिन आ चुके हैं अब, है ना। एंड डिटरमिन का अर्थ क्या होता है? डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, जैसे ये बताना कि वो संज्ञा कौन सी है या कितनी है। इसमें आर्टिकल्स जैसे अ, एंड, द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स जैसे दिस, दैट और क्वांटिफायर्स जैसे सम, फ्यू शामिल होते हैं। क्या आप डिटर्मिनर्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कोई उदाहरण देखना चाहते हैं? जितने भी डिटरमिनर्स है उनके सब के बारे में बताइए। डिटर्मिनर्स कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख डिटर्मिनर्स में सबसे पहले आर्टिकल्स आते हैं जैसे अ, एन और द। दूसरे प्रकार में डेमोन्स्ट्रेटिव शामिल हैं जिनसे हम किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। तीसरे प्रकार में पोजेसिव्स होते हैं जो अधिकार दिखाते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। चौथे प्रकार में क्वांटिफायर्स आते हैं जिनसे मात्रा या संख्या का पता चलता है, जैसे सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, लिटिल और सेवरल। पांचवें प्रकार में नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड आदि। और छठे प्रकार में डिस्ट्रीब्यूटिव्स आते हैं जैसे ईच, एवरी, ईदर और नीदर। क्या आप इनमें से किसी खास डिटर्मिनर के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? और जो रहे हैं उनके बारे में बताइए। डिटर्मिनर्स की हमने मुख्य श्रेणियों पर तो बात कर ली, जिनमें आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव शामिल हैं। क्या आप इनमें से किसी श्रेणी के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं या कुछ खास तरह के डिटर्मिनर्स के उपयोग के बारे में कोई सवाल है? वो जो डिटर्मिनर्स जो अभी तक आपने नहीं बताए उनके बारे में बताइए। डिटर्मिनर्स के अलावा कुछ और प्रकार भी होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विच, व्हाट और हुज। इसके अलावा प्री डिटर्मिनर्स भी होते हैं जो मुख्य डिटर्मिनर से पहले आते हैं, जैसे ऑल, बोथ या हाफ। क्या आप इनमें से किसी खास प्रकार के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? चलिए तो देखते हैं, है ना। खालिस्तान बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जब द बुक यू वांट इन आउट ऑफ प्रिंट, है ना, तो द ही करते हैं इसमें। तो 121 में द ही है। तो द का, ए का, एन का और दोज का प्रयोग कब कब किया जाता है बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। इस वाक्य में द का प्रयोग ही उचित है क्योंकि आप एक खास पुस्तक की बात कर रहे हैं। अब अगर इन चारों के प्रयोग को समझें तो द का इस्तेमाल किसी विशिष्ट या पहले से जानी हुई चीज के लिए होता है। अ और एन का प्रयोग तब करते हैं जब चीज निश्चित न हो। अ आता है व्यंजन आवाज से शुरू होने वाले शब्दों से पहले और एन आता है स्वर आवाज से शुरू होने वाले शब्दों से पहले। दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव है जो बहुवचन संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर जब वे थोड़ी दूर पर हों या खास हों। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण देखना चाहते हैं? उदाहरण दीजिए इनके 4-4। जरूर, ये रहे द, अ, एन और दोस के चैन और दोस के 4-4 उदाहरण। क्या अब ये उदाहरण आपको स्पष्ट हैं? बताया ही कहाँ है आपने। मुझे खेद है कि आपको वे उदाहरण दिखाई या सुनाई नहीं दिए। चलिए मैं उन्हें आपके लिए दोबारा विस्तार से बता देता हूं ताकि कोई संदेह न रहे। क्या आप तैयार हैं? हाँ बताइए। आप पे ना ये मिस्टेक है आप में। आप ये जो जब आपसे 4-4 उदाहरण की बात की जाती है, 5-5 उदाहरण की बात की जाती है ना, तो आप बताते नहीं है, बंद हो जाते हैं, है ना। स्क्रीन पे कुछ नहीं आता है। तो इसमें दा है 121 में 1। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि पिछली बार उदाहरण ठीक से आप तक नहीं पहुंच ए पाए। एन दोज के बारे में बताइए। ए एन दोज। अ और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। अ का प्रयोग व्यंजन आवाज से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है, जैसे अ डॉग। एन का प्रयोग स्वर आवाज से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है, जैसे एन एप्पल। दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव है जो बहुवचन संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर जब वे थोड़ी दूर पर हो या खास हो, जैसे दो शूज। जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका प्रयोग करके बताइए। एक एक उदाहरण दीजिए सभी का। प्रमुख आर्टिकल है वो डिटर्मिनर नहीं, डिटर्मिनर। माफ कीजिएगा। चलिए डिटर्मिनर्स के मुख्य प्रकारों को समझते हैं और हर एक का एक उदाहरण देखते हैं। पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दूसरा है पोजेसिव, जैसे माई कार इज न्यू।
तीसरा है क्वांटिफायर, जैसे देयर आर सम पीपल आउटसाइड। नहीं, वो चौथा है पहले नाम बताइए। जैसे कि भाई ए है, ए का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है और ये प्रयोग है। एन का प्रयोग तब किया जाता है, दोज का प्रयोग तब किया जाता है, दी का प्रयोग तब किया जाता है और ये उदाहरण है। इस प्रकार से समझाइए। जी बिल्कुल, चलिए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। ए का प्रयोग व्यंजन आवाज से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जब वो चीज निश्चित न हो। उदाहरण, आई सॉ अ डॉग। एन का प्रयोग स्वर आवाज से शुरू होने वाली एक वचन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जब वो चीज निश्चित न हो। उदाहरण, शी एट एन एप्पल। द का प्रयोग किसी खास या पहले से जानी हुई चीज के लिए किया जाता है। उदाहरण, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव है जो बहुवचन संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर जब वे थोड़ी दूर पर हों। उदाहरण, लुक एट दोज क्लाउड्स। क्या अब आपको ये सभी अच्छी तरह समझ आ गए? एक मिनट। जी मैं सुन रहा हूं। तो 121 में एक है, द बुक यू वांट आउट ऑफ प्रिंट। वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन। जब ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव, ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव, मोर है ना, दोबारा से देखते हैं। जैसे कि एक मिनट, जी मैं इंतजार कर रहा हूं। बताइए आप किस वाक्य पर विचार कर रहे थे? खालिस्तान वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन खालिस्तान मैन। जब अगर इसका देखें, जैसे कि ए वुमेन, वुमेन वुमेन, दोज वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन ए मैन। ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव, दोज वुमेन, दीज वुमेन इज मोर सेंसिटिव, दीज मैन। इस वाक्य में सबसे अच्छा रहेगा अगर आप अ का प्रयोग करें। वाक्य कुछ इस तरह बनेगा, अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। अ का प्रयोग सामान्य रूप से किसी एक के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, जो इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। एन क्या एन आप दे किसी रखा है और- इसमें, एन एन है 122 में। अगर आपकी किताब में एन दिया गया है तो वो व्याकरण के अनुसार सही नहीं लग रहा। वुमन और मैन दोनों की शुरुआत व्यंजन की आवाज से होती है, इसलिए इनके पहले आ आना चाहिए, ना कि एन। क्या आप इसे एक बार फिर से जांचना चाहते हैं? जैसे कि खालिस्तान वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन खालिस्तान मैन। जब ए है ऑप्शन में, एन है ऑप्शन में। तो 122 है ना, इसमें दो है, ए एन। ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव। फर्स्ट मैन ही आना चाहिए भाई इसमें। ठीक है, फर्स्ट मैन। ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव सही है कि इसमें द? जी हाँ, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट जैसे क्रमवाचक विशेषणों के साथ निश्चित आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आंसर कोई की और में वाक्य? तो ए दे रखा है भाई, ही वाज ए फर्स्ट मैन टू अराइव। अगर आंसर की में ए दिया गया है तो वो गलत है। द का उपयोग ही सही है क्योंकि फर्स्ट एक निश्चित स्थान को दर्शाता है और कोई भी व्यक्ति या चीज केवल एक बार ही पहली हो सकती है। ए फर्स्ट कहना व्याकरण के नियमों के हिसाब से गलत है। क्या आप इस नियम के बारे में कुछ और उदाहरण देखना है चाहते ना, हैं? तो ये एक नहीं, ये द सही है इसमें। और इसमें ये एन है। ठीक, एन है इसमें, सही है ना। एन वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन एन मैन। यहाँ पर ए है इसमें। ये वाक्य जो आपने बताया, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। सही वाक्य ये होगा, अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। यहाँ दोनों जगहों पर ए का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि हम किसी एक सामान्य स्त्री ठीक। और पुरुष की बात। ठीक है ना। 12 इंच मेक, TWELB, 12 इंच मेक एन फुट, द फुट, दिस फुट, ए फुट, दिस फुट। क्या करें इसमें? इसमें सही वाक्य होगा 12 इंचेस मेक अ फुट। यहाँ पर अ का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि हम किसी एक साधारण फुट की बात कर रहे हैं जो लंबाई की एक मानक इकाई है। क्या आप इस तरह की कोई और मापन वाले वाक्य बनाना चाहते हैं?
एक मिनट, गलती अपन से ही हो रही है ना, गलती अपन से ही हो रही है। तो ना जैसे कि ये जो है ना कौन सा 121, वो क्या है कि सेट में था चारों के आंसर, तो वो दूसरे का देख लिया। 121 में एक है, ठीक, दा बुक वांट टू आउट प्रिंट है ना, दा सही है। और 122 में एक है ना, तो ए सही है, ये जो जेमिनी का सही है। फिर है ही बाज 123 है ना, तो 123 में 3 है। ही बाज दा फर्स्ट मैन टू अराइव, ठीक है। इसके बाद जी में 12 इंच मेक, जो 12 इंच मेक 124 में 4 है ना, ए फुट, 12 इंच मेक ए फुट। फिर बिड ए हैंड ब्रॉथ टू इन द बुश, द ए एंड दोज, इनके बारे में बताइए और कौन सा आएगा इसमें। इस वाक्य के लिए सही विकल्प होगा अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। यहाँ पर अ का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम किसी एक सामान्य पक्षी की बात कर रहे हैं, और द का प्रयोग विशिष्टता को दर्शाता है, जैसे द हैंड आपका हाथ और द बुश वो विशेष झाड़ी। क्या आप इस कहावत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो एन का और दोज का प्रयोग कब करते हैं? एन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई एक वचन संज्ञा स्वर ध्वनि से शुरू होती है, जैसे अ, ई, आई, ओ या यू। उदाहरण के तौर पर एन एप्पल या एन ऑनेस्ट पर्सन। वहीं दोज का उपयोग तब होता है जब हम बहुवचन संज्ञाओं की बात कर रहे हों जो हमसे दूर हों या किसी विशेष समूह को दर्शाना हो। ये दैट का बहुवचन है, जैसे दोज बुक्स या दोज पीपल। क्या आप इन दोनों के और उदाहरण देखना चाहेंगे? आप बताइए। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। एन के लिए एन अम्ब्रेला एक छाता, क्योंकि यू स्वर ध्वनि देता है, और एन आवर एक घंटा, क्योंकि यहाँ एच मूक है और उच्चारण आवर से शुरू होता है। दोज कार्स ओवर देयर वहाँ वाली कारें, क्योंकि हम दूर रखी कई कारों के बारे में बात कर रहे हैं, और दोज मेमोरीज वो यादें। क्या आप इस बारे में कुछ और अभ्यास करना चाहते हैं? ए का और दिस के बारे में बताइए। अ एक अनिर्दिष्ट आर्टिकल है जिसका प्रयोग हम किसी एक वचन संज्ञा के साथ तब करते हैं जब हम किसी सामान्य या गैर विशिष्ट व्यक्ति या चीज की बात कर रहे हों। डिटरमिन, डिटरमिन है। डिटरमिन, क्या आप डिटरमिन शब्द के बारे में कुछ जानना चाहते थे? हाँ, जैसे कि ये जो ए और दिस। ठीक है, तो अ और दिस का अंतर समझते हैं। जैसा हमने बात की, अ एक सामान्य और अनिश्चित आर्टिकल है। जैसे अ कार का मतलब हुआ कोई भी एक कार, विशेष नहीं। वहीं दिस एक दिस मतलब दिस का मतलब होता है ये। इसका प्रयोग हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह की ओर इशारा करने के लिए करते हैं जो हमारे पास हो, जैसे दिस इज माई कार, यानी ये मेरी कार है। क्या आप इसका कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? तो 125 में 2 है। फिर 124, नॉट वर्ड वाज सेड, नॉट वर्ड वाज सेड, जब द वर्ड एन ए दी, नॉट दी वर्ड वाज सेड, या फिर नॉट द वर्ड वाज सेड, नॉट द वर्ड एन वर्ड ए वर्ड तो नहीं करेंगे, है ना। नॉट दी वर्ड वाज सेड, नॉट दी वर्ड वाज सेड, या फिर द वर्ड वाज सेड। क्या इसमें क्या करें, क्या दी कर दें इसमें? इस वाक्य के लिए सही विकल्प होगा नॉट अ वर्ड वाज सेड। यहाँ पर अ का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि हम किसी एक सामान्य शब्द की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी सिंगल वर्ड नहीं कहा गया। क्या आप इस तरह के कोई और नकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं? तो इनका प्रयोग बताइए भाई, इनका प्रयोग कब कब किया जाता है? दा का, एन का, ए का और THE का। ठीक है, चलिए इन आर्टिकल्स का प्रयोग समझते हैं। द का प्रयोग हम किसी निश्चित या विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ करते हैं जो पहले से पता हो या जिसके बारे में बात हो चुकी हो। ए और एन का प्रयोग हम अनिश्चित संज्ञाओं के साथ करते हैं जब हम किसी एक सामान्य या गैर विशिष्ट चीज की बात कर रहे हों। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों और एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण देखना और चाहते हैं? THEE का प्रयोग कब करते हैं? थी कोई आर्टिकल नहीं बल्कि एक पुराना सर्वनाम है जिसका उपयोग आधुनिक अंग्रेजी में अब बहुत कम होता है। ये यू चलिए के आगे समान चलते होता हैं। है, जैसे 127 में पर्सन बेयर हर्ट इन एक्सीडेंट, जब
एनी पर्सन वेयर हर्ट इन एक्सीडेंट, सम पर्सन, दिस पर्सन वेरी हर्ट इन द एक्सीडेंट, हर्ट, दिस पर्सन, दिस ही करते हैं 127 में। नहीं भाई, सम है इसमें तो, सम पर्सन वेरी हर्ट इन द एक्सीडेंट। अब इसमें सम क्यों आएगा भाई, इसको बताइए। सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट कहना इसलिए सही है क्योंकि सम अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग घायल हुए थे लेकिन उनकी सटीक संख्या बताना आवश्यक नहीं था या फिर ज्ञात नहीं थी। ये बहुवचन संज्ञाओं के साथ प्रयोग किया जाता है ताकि एक अनिश्चित समूह के बारे में बात की जा सके। क्या आप इस बारे में कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं? तो फिर ये एनी, दिस और हिस, इनका प्रयोग कब कब किया जाता है? एनी का प्रयोग हम आमतौर पर नकारात्मक वाक्यों या प्रश्नों में करते हैं जब कोई विशेष चीज या व्यक्ति निश्चित नहीं होता, जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। दिस का प्रयोग हम किसी पास की विशेष चीज या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए करते हैं, जैसे दिस इज माई बुक। हिज एक पोजेसिव वर्ड है जो किसी पुरुष से संबंधित चीजों के बारे में बताता है, जैसे दिस इज हिज कार। क्या आप इन तीनों के और उदाहरण देखना चाहेंगे? नहीं, हिस के बारे में बताइए, हिस, HIS, हिस के बारे में बताइए। हिज का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी पुरुष से संबंधित चीजों या गुणों के बारे में बात करनी हो। ये दिखाता है कि वो चीज उसकी है। उदाहरण के लिए, दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। यहाँ पर हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। कभी कभी ये बिना संज्ञा के भी इस्तेमाल होता है, जैसे दिस पेन इज हिज, ये पेन उसका है। क्या आप इसके बारे में कुछ और समझना चाहते हैं? तो सम का प्रयोग कब करते हैं, किन किन परिस्थितियों में सम का प्रयोग करते हैं, और इसका अर्थ क्या है सम का? सम का अर्थ होता है कुछ, थोड़ा या कुछ लोग। इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से सकारात्मक वाक्यों में करते हैं जब हमें किसी अनिश्चित मात्रा या संख्या के बारे में बात करनी होती है। ये अनकाउंटेबल और बहुवचन काउंटेबल संज्ञाओं दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम सम का प्रयोग प्रस्ताव या अनुरोध करने के लिए भी करते हैं जब हमें उम्मीद होती है कि जवाब हाँ में होगा। उदाहरण के लिए, आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद चाहिए, या वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप थोड़ी कॉफी लेंगे? क्या आप इस बारे में कुछ और उदाहरण देखना चाहेंगे? एनी के और बारे में बताइए, एनी का प्रयोग कब कब किया जाता है? एनी का प्रयोग हम कई अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। पहला, सवालों में ये जानने के लिए कि कोई चीज मौजूद है या नहीं बिना किसी मात्रा पर ध्यान दिए, जैसे डू यू हैव एनी शुगर, क्या आपके पास थोड़ी चीनी है। दूसरा, नकारात्मक वाक्यों में ये दिखाने के लिए कि कुछ भी मौजूद नहीं है, जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तीसरा, शर्तों वाले वाक्यों में, जैसे इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, अगर आपके कोई सवाल हैं तो बेझिझक पूछें। चौथा, इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी चलेगा या जो मर्जी ले लो, जैसे पिक एनी चेयर यू लाइक, जो चाहे कुर्सी ले लो। क्या आप इस बारे में कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं? नहीं, बढ़िया बताया आपने। 127 में दो है ना, सम पर्सन वेयर हर्ट इन एक्सीडेंट। इज THERE, इज देयर, खालिस्तान टी इन द पॉट, फिर क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, इज देयर टी इन द पॉट। जब एनी आ जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो पढ़ा था हमने, जब फ्यू टी इन द पॉट, एनी टी इन द पॉट, दोज इन टी इन द पॉट, दिस। जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। इज देयर एनी टी इन द पॉट ही सही वाक्य होगा, क्योंकि जैसा हमने अभी बात की, प्रश्नवाचक वाक्यों में अनिश्चित मात्रा के बारे में पूछने के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। क्या आप इस बारे में कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं? जैसे कि फ्यू, THUSE, दोज और दिस, इनके बारे में बताइए। फ्यू का प्रयोग हम बहुत कम संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं जो गिनी जा सकने वाली चीजें हों। ये बताता है कि ज्यादा नहीं या ना के बराबर। दोस का उपयोग हम दूर रखी हुई बहुवचन चीजों या लोगों की ओर इशारा करने के लिए करते हैं, और दिस का प्रयोग हम पास के किसी विशेष एक वचन चीज या व्यक्ति की ओर इशारा जब है ना, आप हैं। उदाहरण दीजिए, जैसे कि लिटिल का, फ्यू का, दिस का, ठीक है, और जितने भी हैं इस प्रकार के, उनके बारे में और डिटेल से बताइए। चलिए इन सभी के उदाहरण और अंतर को और विस्तार से समझते हैं। लिटिल का प्रयोग हम मात्रा के लिए करते हैं जो गिनी ना जा सके, जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में ना के बराबर पानी है। फ्यू का प्रयोग हम संख्या के लिए करते हैं जो गिनी जा सके, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, कुछ ही छात्रों ने कक्षा में भाग लिया। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए, जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प है। दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए, जैसे दैट स्टार इज ब्राइट, वो तारा चमकीला है।
दीज का प्रयोग पास की एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए, जैसे दीज शूज फिट में, ये जूते मुझे आते हैं। और दोज का प्रयोग दूर की एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए, जैसे दोज माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, वे पहाड़ सुंदर हैं। क्या आप इनमें से किसी जब पर है और ना उदाहरण ये बताइए, जैसे कि जो THESE है, दीज और दोज, इनका कैसे पता करेंगे कि भाई इसमें तो दी जाएगा, इसमें दो जाएगा? बहुत सीधा सा तरीका है। दीज का प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुवचन वस्तुएं या व्यक्ति हमारे पास हों, यानी आपकी पहुंच में। और दोज का उपयोग हम तब करते हैं जब बहुवचन चीजें या लोग हमसे दूर हों। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी मेज पर रखी किताबों की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे दीज बुक्स आर माइन, और अगर वे किताबें दूसरी तरफ रखी हैं तो आप कहेंगे दोज बुक्स आर माइन। क्या ये अंतर आपको स्पष्ट हुआ? ठीक है, दीज और दोज। रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। जब जैसे कि द रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, द ए रोज एन नो, द है इसमें तो 129 में तो द ही होना चाहिए भाई। हाँ, द ही है। जब है ना नो, एन और ए का प्रयोग कब कब किया जाता है, इनके बारे में बताइए। दैट का प्रयोग कब करते हैं? द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने बात की, द का प्रयोग विशिष्टता दिखाने के लिए किया जाता है। नो का प्रयोग तब होता है जब आप किसी चीज के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हैं, जैसे देयर इज नो मिल्क लेफ्ट। और एन का प्रयोग हम पहले भी। हाँ, बताइए बताइए। मैं बता रहा था कि अ और एन का प्रयोग हम किसी एक वचन अनिश्चित संज्ञा के साथ तब करते हैं जब हम किसी सामान्य या गैर विशेष चीज की बात कर रहे हों। और दैट का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी दूर की एक वचन वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करना चाहते हैं, जैसे दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टार। क्या आप इस बारे में कुछ और उदाहरण देख? आगे चलते हैं। आई वुड लाइक टू हैव, जब आई वुड लाइक टू हैव खालिस्तान मोर कॉफ़ी, जब सम तो नहीं आएगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफ़ी, फ्यू मोर कॉफ़ी, दिस मोर कॉफ़ी, एनी मोर कॉफ़ी। जब सम क्यों नहीं आ सकता? फ्यू मोर कॉफ़ी, फ्यू, फ्यू और सम, फ्यू और सम, फ्यू मोर कॉफ़ी, फ्यू मोर कॉफ़ी, सम मोर। फ्यू करते हैं 130 में, नहीं सम है। जब ये बताइए इसमें फ्यू क्यों नहीं है, सम क्यों है? आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी में सम का प्रयोग इसलिए सही है क्योंकि कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है। फ्यू का प्रयोग उन चीजों के लिए होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे फ्यू कप्स ऑफ कॉफी। कॉफी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ सम का उपयोग किया जाता है जो एक थोड़ी सी मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो फिर फ्यू का प्रयोग कब कब करेंगे? फ्यू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी छोटी संख्या के बारे में बात कर रहे हों और वो संख्याएं गिनने योग्य हों। इसका अर्थ होता है बहुत कम या ना के बराबर। उदाहरण के तौर पर, फ्यू पीपल नो द सीक्रेट, कुछ ही लोग राज जानते हैं, या ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके कम दोस्त हैं। क्या आप इसका कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? टाइगर, टाइगर द डेंजरस एनिमल। हाँ, तो ये तो दाई आएगा इसमें। टाइगर इज द डेंजरस एनिमल। सम नहीं है, फ्यू नहीं है, ए नहीं है। 131 में, हाँ 131 में, 131 में तो 4 है भाई, 4 है। तो 4, ये एक क्यों आया है इसमें? अ टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल बिल्कुल सही है। यहाँ पर अ का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हम किसी एक सामान्य या किसी भी टाइगर की बात कर रहे हैं जो पूरी प्रजाति को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी टाइगर खतरनाक होता है। क्या आप इस बारे में कुछ और समझना चाहते हैं? तो फिर दा का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? द का प्रयोग तब किया जाता जब हम किसी विशेष टाइगर के बारे में बात कर रहे होते जो पहले से पता हो। लेकिन जब हम पूरी प्रजाति के बारे में सामान्य रूप से बात करते हैं तो हम अनिश्चित आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी टाइगर खतरनाक होता है। क्या ये अंतर आपको अब समझ आ गया? तो इसका ए का मतलब क्या समझा? तो कि ये एक अनिश्चित आर्टिकल है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। यहाँ पर अ एक अनिश्चित आर्टिकल है जिसका प्रयोग हम पूरी प्रजाति को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए करते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी टाइगर खतरनाक होता है। जेंटलमैन कम टू मीट यू, जब जेंटलमैन, जब ए जेंटलमैन कम टू मीट यू, ए जेंटलमैन, एनी जेंटलमैन कम टू मीट यू, दोज जेंटलमैन, जेंटलमैन, ए जेंटलमैन करते हैं 32 32, ये तो सही है ना। ए जेंटलमैन कम टू मीट यू।
तो ये एनी, ए, दोज और दीज का प्रयोग कब कब करते हैं, और ये ए इसमें क्यों आया है, ये सब बताइए। अ जेंटलमैन केम टू मीट यू में अ का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हम किसी विशिष्ट जेंटलमैन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आपके लिए अनिश्चित है, यानी कोई एक सज्जन आपसे मिलने आए थे। एनी का प्रयोग हम अक्सर नकारात्मक वाक्यों या प्रश्नों में करते हैं जब कोई विशेष चीज निश्चित नहीं होती। दोज का उपयोग हम दूर रखी बहुवचन चीजों या लोगों के लिए करते हैं, और दीज का उपयोग हम पास रखी बहुवचन चीजों या लोगों के लिए करते हैं। क्या आप इन सभी तो का इसका कोई और मतलब ये उदाहरण है THES है ना, ये तो नज़दीक है, और जो ओ है ना वो दूर है, दोज है वो दूर है, दोज है वो दूर की वस्तुओं के लिए, दोज है वो दूर की वस्तुओं के लिए, दीज है वो पास की वस्तुओं के लिए, दीज यानी पास, ओ है जो दूर है। बुक आर माइन, खालिस्तान बुक आर माइन, जब दैट बुक आर माइन, दीज बुक आर माइन, और ए बुक आर माइन, एन बुक आर माइन, जब ये दीज आ जाएगा ना, दीज दीज, दो मतलब दूर की वस्तु, ओ है ना ओ, तो उसका मतलब भाई दूर है ना, THOSE, तो वो दूर की, और दीज नज़दीकी। 133 में सही है। आपने दीज और दोस का अंतर बिल्कुल सही समझा है। बोकारो माइन एक वचन है, इसलिए इसके साथ दीज बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए सही विकल्प होगा दिस बोकारो माइन अगर ये पास है, या दैट बोकारो माइन अगर नहीं, ये दूर है। जैसे कि ये है खालिस्तान बुक्स आर माइन, खालिस्तान बुक्स आर माइन के लिए आप दीज बुक्स आर माइन कह सकते हैं अगर वे किताबें आपके पास हैं, या फिर दोज बुक्स आर माइन कहेंगे अगर वे किताबें आपसे दूर रखी हैं। क्या आप इनमें से कोई विकल्प चुनना चाहते हैं? ठीक। दैट, हाँ ये तो दीज ही आएगा इसमें, तो ना दूर ओ आ रहा है तो वो दूर है। दैट का प्रयोग कब कब करते हैं ये बताइए, और ए का और एन का। दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी दूर की एक वचन वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करना चाहते हैं, जैसे दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टार। ए और एन का प्रयोग हम एक वचन अनिश्चित संज्ञाओं के साथ करते हैं जब हम किसी सामान्य या गैर विशेष चीज की बात कर रहे हों। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों और एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण? नहीं, आपका मतलब है एन व्यंजन, ए स्वर। नहीं, असल में नियम उल्टा है। उल्टा है। एन का प्रयोग ठीक ठीक ठीक, अगर नियम उल्टा है तो जैसे कि ए व्यंजन एन स्वर। जी हाँ, बिल्कुल सही। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से पहले और एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ऐसे किया कर जाता लेते हैं ना, जैसे कि एन है, एन है ना, तो ये स्वर है, एन है ये स्वर है ना, फिर ए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्यों, फिर वो व्यंजन रहा वो है ना, तो एन स्वर है, एन स्वर है, एन 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 स्वर। वाट वाज नॉइस क्वेश्चन है इसमें, जब एन ही आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दो जो है ना, जैसे कि ओ है तो ये दूर के लिए है, दीज ई है ना, ये पास है, दीज है ना पास है। हाँ, तो ये एन ही आना चाहिए 34 में, तो नहीं भाई, दैट है ये। बट बात दैट नॉइस, दैट का प्रयोग और बताइए भाई, और इसके 4 उदाहरण दीजिए दैट के। व्हाट वाज दैट नॉइज में दैट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम किसी खास दूर की या पहले से ज्ञात आवाज की ओर इशारा कर रहे हैं। दैट के 4 उदाहरण ये हैं। लुक एट दैट बर्ड इन द स्काई, आकाश में उस पक्षी को देखो। दैट इज माई ड्रीम कार, वो मेरी सपनों की कार है। डिड यू सी दैट मूवी, क्या आपने वो फिल्म देखी? दैट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, वो एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। क्या आपको और उदाहरण तो चाहिए? इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना दैट, इसका दा जैसे ही प्रयोग होता है। नहीं, दैट का प्रयोग ठीक द जैसे नहीं होता। द का प्रयोग हम किसी विशेष और पहले से ज्ञात चीज के लिए करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग हम किसी खास वस्तु, व्यक्ति या जगह की ओर इशारा करने के लिए करते हैं जो आमतौर पर हमसे दूर हो। क्या ये अंतर आपको अब समझ आ गया? इशारा करने के लिए करते हैं, ठीक है। जब खालिस्तान पेन्स आर योवर्स, जब पेन्स है बहुवचन है, तो बहुवचन है तो फिर जैसे कि एनी पेन्स आर योवर्स, ए पेन्स अगर पेन देता ना तो फिर ए कर देते, पेन्स आर योवर्स, दैट पेन्स आर योवर्स, दैट पेन्स, हाँ ये आ सकता है।
दोज तो दूर के लिए आएगा, एनी वो नकारात्मक के लिए आएगा। दैट ही करते हैं 35 में। ये तो गलत है भाई, दोज है इसमें। दोज पैंट्स आर योर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि पैंट्स बहुवचन है और दोज का प्रयोग हम दूर रखी बहुवचन चीजों की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। मुझे खुशी है कि आपने इन सभी नियमों को इतने विस्तार से समझा। अगर आपके लेकिन मन ये में बात तो सही है, लेकिन जैसे कि अब पता कैसे चलेगा कि भाई ये है ना पेन्स आर योवर्स, ये जो दूर के लिए प्रयोग हो रहा है। पता करने के लिए ये देखिए कि वे पैंट्स आपके पास रखी हैं या आपसे दूर। अगर वे आपके पास हैं तो आप दीज का प्रयोग करेंगे, और अगर वे आपसे दूर हैं तो नहीं दोज तो का फिर उपयोग। ये इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? जैसे कि पेन आर योवर्स, इसका हिंदी अर्थ बताइए। पैंट्स आर योर्स का हिंदी अर्थ है ये पैंट्स तुम्हारी हैं या फिर ये पैंट्स आपकी हैं। ये वाक्य बताता है कि पैंट्स का मालिकाना हक आपके पास है। क्या PENS आर योवर्स। पेन्स आर योर्स का हिंदी अर्थ है ये कलम तुम्हारी हैं या ये कलम आपकी हैं। पेन्स बहुवचन है, इसलिए इसके साथ दीज या दोज का प्रयोग दूरी के हिसाब से किया जाएगा। तो इसमें दोज माने? दोज का मतलब होता है वे या वो। इसका उपयोग हम दूर रखी बहुवचन चीजों या लोगों की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। बे या वो। तो एनी का, ए का, दैट का, इनका अर्थ क्या है? एनी का अर्थ है कोई भी या कुछ। अ का अर्थ है एक, और ये किसी एक सामान्य चीज या व्यक्ति को दर्शाता है जो निश्चित ना हो। और दैट का अर्थ है वो, जो किसी दूर की चीज या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस का, दोज का, नाइदर, आइदर, ये जितने भी है इनके पूरों के बारे में बताइए। चलिए इन सारे शब्दों को विस्तार से समझ लेते हैं। दिस का प्रयोग हम पास की किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए करते हैं जो एक वचन हो, जैसे दिस इज माई पेन। दोज का उपयोग हम दूर रखी बहुवचन चीजों या लोगों की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। ईदर का मतलब है दो में से कोई एक व्यक्ति या चीज, और नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई भी नहीं। क्या आप इन सभी का कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? और जो जितने भी रहे उनके बारे में बताइए। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। दीज का प्रयोग पास रखी हुई बहुत सारी चीजों या लोगों की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ईच का मतलब होता है हर एक अलग से। एवरी का उपयोग हम सभी व्यक्तियों या चीजों के पूरे समूह को समूह में बताने के लिए करते हैं। ऑल का मतलब होता है सब के सब, और बोथ का अर्थ है सिर्फ दोनों। क्या आप इन सभी के बारे में कुछ और समझना चाहते हैं? और बताइए। चलिए कुछ और अनिश्चित सर्वनामों के बारे में बात करते हैं। समबडी या समवन का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों लेकिन उसकी सटीक पहचान ना हो। नोबडी या नोवन का अर्थ होता है कोई भी नहीं, और एनीथिंग का उपयोग आमतौर पर नकारात्मक वाक्यों या प्रश्नों में किया जाता है जब कोई विशेष चीज निश्चित ना हो। क्या आप इन सभी के बारे में कुछ और उदाहरण और देखना बताइए, कम से कम 10-15 बारों के बारे में बताइए, जितने भी हैं उनके बारे में। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं। मैनी, इसका प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ बड़ी संख्या बताने के लिए करते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। मच, इसका उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ अधिक मात्रा बताने के लिए होता है, जैसे देयर इज मच वाटर इन द बकेट। सेवरल, इसका मतलब होता है कई, दो से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जैसे सेवरल पीपल केम टू सी हिम। ईच, ये हर एक के लिए अलग से प्रयोग किया जाता है, जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज। एवरी, ये समूह में सभी के लिए आता है, जैसे एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। अनदर, इसका मतलब होता है कोई दूसरा, जैसे आई नीड अनदर बुक। अदर, इसका उपयोग किसी अलग के लिए करते हैं, जैसे द अदर बॉयज वेंट होम। ये बचे हुए या दूसरे को दिखाता है, जैसे आई टुक वन बुक एंड द अदर इज न्यू। इसका अर्थ है कोई भी नहीं, जैसे नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। क्या आप इन सभी का कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद, है ना। आगे चलते हैं। फिर है, ये तो पर्यायवाची, अब इनमें तो क्या ही करेंगे, है ना। तो जैसे कि एडमोनिस, रोबैक, इनकैट, रेशुवाइटी, इनकोरेज। तो एडमोनिस का जो पर्यायवाची होगा ना, उसका पर्यायवाची एडमोनिस का इनकरेज कर दें क्या 36 में? एडमोनिश का सही पर्यायवाची एनकरेज नहीं बल्कि रिब्यूक या रिप्रिमैंड होगा, क्योंकि एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना या डांटना होता है, जिसका अर्थ इनकलकेट या प्रोत्साहित करने के विपरीत होता है। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? रिवोक है भाई एडमोनिस का। फिर बेनिफिशियल,
बेनिफिशियल का पर्यायवाची होगा, बेनिफिशियल का प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल ही है 137 में, हाँ प्रॉफिटेबल ही है। तो ना आप है ना ये बताइए पहले तो रोबैक, एनकैट, SUIT और एनकरेज, इनके हिंदी अर्थ बताइए, और एडमोनिस का हिंदी अर्थ बताइए। रिब्यूक का हिंदी अर्थ होता है डांटना या फटकारना। इनकलकेट का मतलब होता है सिखाना या मन में बैठाना। सूट का अर्थ होता है उपयुक्त होना या अनुकूल होना। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। और एडमोनिश का अर्थ होता है चेतावनी देना या समझाते हुए डांटना। क्या आप इन शब्दों के वाक्य बनाना चाहते हैं? बेनिफिशियल है, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं ना, बेनिफिशियल है तो फिर इसका अर्थ, और कॉमिली, प्रोटिबल, पॉयलट, बेनिफुल, इनका हिंदी अर्थ बताइए। बेनिफिशियल का हिंदी अर्थ होता है फायदेमंद या हितकारी। कमली का अर्थ होता है सुंदर या आकर्षक। पोर्टेबल का मतलब है जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, यानी सुवाह्य। पायलट का विमान चालक होता है। और बेनफुल, जिसे शायद आप बेनिफुल कह रहे हैं, का अर्थ होता है हानिकारक या घातक। क्या आप इन शब्दों के बारे में कुछ और जान? POLIT, इसका अर्थ क्या है? पायलट का अर्थ हिंदी में विमान चालक होता है। ये ठीक वो है, व्यक्ति ठीक है। होता है। बेनिफिशियल है ना, पोर्टेबल हो गया। फिर कास्ट्रो, CASTROPHE, इसका पर्यायवाची क्या आएगा? तो इसका पर्यायवाची क्या ये है, KALMITY, CALMITY, COX, CHEAT, CHID। कैटास्ट्रोफी का सही पर्यायवाची कैलामिटी होगा, जिसका अर्थ होता है भारी विपत्ति या तबाही। क्या आप इस शब्द के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो कास्ट्रोफी, इसका अर्थ क्या है? कैटास्ट्रोफी का अर्थ होता है एक बहुत बड़ी विपत्ति, तबाही या विनाशकारी घटना। ये किसी ऐसी स्थिति या दुर्घटना को दर्शाता है जिससे भारी नुकसान या दुख पहुंचता है। CHID, CHEAT, COX, इनके हिंदी अर्थ क्या है? चाइड का हिंदी अर्थ होता है डांटना या फटकारना। चीट का अर्थ है धोखा देना या ठगना। और कॉक्स का मतलब होता है नाविक या पतवार चलाने वाला जो नाव को दिशा देता है। नहीं, वो बात तो सही है। COX की बात है, COAX। कोक्स का हिंदी अर्थ होता है बहलाना, फुसलाना या मनाना। ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें आप किसी को प्यार से या मीठी बातें करके कोई काम करने के लिए राजी करते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ और समझना चाहते हैं? DOCILE, तो इसका पर्यायवाची क्या है? DOCILE का DD तो नहीं आएगा है ना, जेंटली कर दें या फिर सेल्फ विल्ड कर दें, VILLED। 39 में यही है भाई, जेंटली। इनका हिंदी अर्थ क्या है? डोसाइल का सही पर्यायवाची जेंटल या सबमिसिव होगा, जिसका अर्थ होता है विनीत या आज्ञाकारी। अब इनके हिंदी अर्थ देख लेते हैं। डोसाइल का अर्थ है विनीत या आज्ञाकारी। जेंटली का अर्थ है नम्रता से या धीरे से। सेल्फ विल्ड का अर्थ है हठी या अपनी मर्जी चलाने वाला। क्या आप इन सभी के कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? और डेसिमल का और DECIT का? डेसिमल का अर्थ हिंदी में दशमलव होता है, जिसका उपयोग हम संख्या प्रणाली में 10 के आधार पर करते हैं। और डिसीट का मतलब होता है धोखा, छल या कपट, यानी किसी को गुमराह करने के लिए सच छुपाना या गलत जानकारी देना। क्या आप इन शब्दों के बारे में कुछ? EARNEST, इन्नेस्ट है ना, इसका पर्यायवाची ERUPT, EAGER, ECC, ENTRIC, ERRATIC। तो इसका तो यही होगा, इंटरेस्ट का स्ट्रेक ही होगा पर्यायवाची है ना भाई। 40 में नहीं है, पता है इसमें क्या करें? ऑनेस्ट का सही पर्यायवाची ईगर होगा, क्योंकि ऑनेस्ट का मतलब होता है गंभीर, सच्चा या उत्सुकता से भरा हुआ, जो ईगर से काफी मिलता जुलता है। क्या आप इस शब्द के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? बाकियों के अर्थ क्या है? बाकियों के अर्थ इस प्रकार है। इरप्ट का मतलब होता है फटना या अचानक से फूट पड़ना। इसेंट्रिक का अर्थ है विचित्र या संकी, यानी जो सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करे। इराटिक का मतलब होता है अनियमित या अस्थिर, यानी जिसमें कोई निश्चित पैटर्न या स्थिरता न हो। क्या आप इनमें से किसी के बारे में कुछ और उदाहरण जानना चाहते हैं?
है ना, 40 में 2 है, आंसर की में तो डिलीट कर रखा है क्वेश्चन। अब ये क्या है, विलोम शब्द है, ना विलोम शब्द देखते हैं। तो जैसे कि फिडेलिटी, फिडेलिटी का विलोम शब्द होगा ना, एंटी यानी विलोम। तो फिर फिडेलिटी का होगा, फिडेलिटी का तो लॉयल्टी आ जाना चाहिए। 41 में 2 नहीं भाई, फिडेलिटी का है इनफिडेलिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फिडेलिटी का विलोम शब्द इनफिडेलिटी ही होता है, क्योंकि फिडेलिटी वफादारी को दर्शाता है और इनफिडेलिटी बेवफाई को। क्या आप इस तरह के कुछ और विलोम शब्द देखना चाहते हैं? लॉयल्टी, फ्रेश, फेथफुली, इनका अर्थ बताइए। लॉयल्टी का अर्थ होता है वफादारी या निष्ठा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ करना, और फेथफुली का अर्थ होता है नहीं वफादारी। FRESE नहीं, FRESH, इसका अर्थ बताइए। फ्रेश, फ्रेश का हिंदी अर्थ है ताज़ा या नया। इसका उपयोग कई चीज़ों के लिए होता फेथफुल, है, जैसे फेथफुल और फिडेलिटी और लॉयल्टी, इनके हिंदी अर्थ बताइए। फेथफुल का हिंदी अर्थ है वफादार या निष्ठावान। फिडेलिटी का अर्थ होता है वफादारी या निष्ठा, और लॉयल्टी का भी अर्थ होता है वफादारी या निष्ठा। ये सभी शब्द आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। तो इसमें जो विलोम शब्द कौन सा है, फिडेलिटी का? पेनल्टी का विलोम शब्द रिवॉर्ड या प्राइज हो सकता है। नहीं, penalty इन फिडेलिटी दे रखा है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, फिडेलिटी का विलोम शब्द इनफिडेलिटी ही होता है। क्या आप किसी दूसरे शब्द के बारे में? गैगनेटिक्स का, गैगनेटिक्स, गिगानेटिक्स का ये देखते हैं भैया ना, 2 है क्या इसमें? 42 में नहीं, पुणे है। गैगनेटिक्स, आगे कोलसाल, पुन्नी, हार्ड, इनके अर्थ बताइए भाई। गाइगेंटिक या कॉलोसल का अर्थ होता है बहुत बड़ा या विशालकाय। पुनी का अर्थ होता है बहुत छोटा और कमजोर। हार्ड का अर्थ होता है कठिन या फिर सख्त। क्या आप इन शब्दों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आगे और कोलसाल, इसका अर्थ बताइए। ह्यूज का हिंदी अर्थ होता है बहुत बड़ा, विशाल या अत्यधिक मात्रा में। कॉलोसल का मतलब भी होता है विशालकाय, बहुत बड़ा या अभूतपूर्व। क्या आप इन शब्दों के वाक्य बनाना चाहते हैं? HOARD, हार्ड का विलोम क्या है? HOARD। होड शब्द कोई संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। होड का मतलब होता है किसी चीज को नहीं, जमा विलोम करके। शब्द बताइए इसका क्या है? HOARD का। होड का विलोम शब्द स्क्वांडर या डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। होड का अर्थ होता है जमा करना, जबकि स्क्वांडर वेस्ट का है, अर्थ वेस्ट है, WASTE। वेस्ट का हिंदी अर्थ है बर्बाद करना या अपव्यय करना। इसका विलोम शब्द एनकरेज है ना, एनकरेज का होगा, एनकरेज का डिस्करेज हो जाएगा। ये तो 144 में सही है, एनकरेज का डिस्करेज। एनकरेज, इंक्रीमेंट, इम्पॉसिबल, इनके हिंदी अर्थ बताइए। एंकरेज का हिंदी अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। एंकरेजमेंट का अर्थ होता है प्रोत्साहन, और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। क्या आप इन शब्दों दोबारा के से बारे में बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं? इनकरेज, डिस्करेज, इनलार्ज, एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल, इनके हिंदी अर्थ बताइए। एंकरेज का हिंदी अर्थ है प्रोत्साहित करना। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना। इनलाज का अर्थ होता है बड़ा करना या फैलाना। अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति या समझौता, और इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव। क्या आप इनमें से किसी का कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? 144 है ना, इसमें एक है इनक्रेज का, डिस्करेज, जस्ट का, जस्ट का फिर 145 में नहीं भाई, अनजस्ट है, जस्ट का अनजस्ट है। फिर करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर, रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। जब ये क्या करना है भाई, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कौन सा सही है इसमें? इनडायरेक्ट स्पीच। जब रवि इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, ये डायरेक्ट स्पीच है। रवि सेड, डायरेक्ट मतलब सीधा, इनडायरेक्ट मतलब वही बात वो घुमा फिरा के कही गई है ना। तो रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर,
ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट का जाएगा रवि टोल्ड, रवि सेड, रवि क्लाउड, रवि वा, ये तो हटाई दे फिर, है ना। रवि सेड, रवि सेड, रवि सेड देखते हैं। जब रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर, रवि सेड आई पोस्टेड, दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर, रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। यही देखते हैं 146 में, एक सही है। फिर ये कैसे आया है इसको समझाइए भाई। रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर इस प्रकार बना है। सबसे पहले रवि सेड को वैसे ही रखा जाता है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सर्वनाम आई को बदलकर ही किया जाता है क्योंकि ये रवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंत में पास्ट सिंपल टेंस यानी पोस्टेड को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड पोस्टेड में बदल दिया जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्या आपको ये नियम अब समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जब कैन यू राइड ए बाइसिकल आस्क्ड गीता, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जब इनडायरेक्ट में ही करना है ना, जब इनडायरेक्ट का वो व्याख्यान ज़्यादातर वो बड़ा होता है, तो छोटे बाड़ों को तो छोड़ देते हैं, है ना भाई। अब कैन यू राइड ए बाइसिकल प्रश्नवाचक वाक्य है तो वो तो हट जाएगा। जब जैसे कि अगर करें आई आस्क्ड गीता, है ना, कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता, आई आस्क्ड गीता वेदर, वेदर तो कहीं आया ही नहीं इसमें, बाइसिकल। आई आस्क्ड गीता वेदर शी शुड राइड ए बाइसिकल, अब वेदर का तो प्रयोग ही नहीं किया है इसमें। कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता, कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता। जब यहाँ पर डोज गीता नॉट राइड ए बाइसिकल, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, तो फिर कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता करें, यहाँ पर आई आस्क्ड गीता वेदर शी शुड राइड ए बाइसिकल, लेकिन वेदर शब्द नहीं आया इसमें, मेन बात हुई है ना। कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता वेदर शी कॉल्ड राइड ए बाइसिकल। एक करें दो करते हैं दिखाना ना, 47 दो ही है भाई। तो ये दो में ये वेदर क्यों आया है इसको बताइए। इस वाक्य में वेदर का प्रयोग यस नो वाले प्रश्नों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए किया जाता है। जब हम किसी ऐसे प्रश्न को बदलते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, तो वहां इफ या वेदर को संयोजक के रूप में जोड़ा जाता है। आशा है ये स्पष्ट हो गया है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ठीक है। आई आस्क्ड गीता शी कॉल्ड राइड ए बाइसिकल, तो ये किस प्रकार से बदला गया है इसको बताइए हर एक बंधु को। इससे बदलने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं, फिर प्रश्नवाचक वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सर्वनाम यू को बदलकर शी कर दिया जाता है क्योंकि ये गीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंत में सहायक क्रिया कैन को कुड में बदल दिया जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्या ये प्रक्रिया अब आपको स्पष्ट हो गई है? कैन का कॉल्ड कर दिया, यू का सी कर दिया, वेदर जोड़ ही दिया, आई आस्क्ड गीता ये सेम का सेम रखा गया है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। जब ये करना क्या है इनमें, जैसे कि वो कह रहा है ना, वो बतानी है। द सनराइज इन द ईस्ट, जब इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। जब द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट है ना, ईस्ट यानी कि उग रहा है। तो ये जो है किस प्रकार का सेंटेंस है? जैसे कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब भगवान के साथ अपना सकारात्मक संबंध है ना, तो ये साधारण वाक्य है अफर्मेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक है, इसमें तो कोई नेगेटिव वाली बात है नहीं है। इंट्रोगेटिव मतलब है जैसे कि अंदर जाके प्रश्न कर रहे हैं ना कक्ष में, यहाँ पर कक्षा में। इंट्रोगेटिव वाक्य उनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को। एक्सक्लेमेटिव वाक्य विषमवादी वाक्य है, ये नहीं है, ये नहीं है, अफर्मेटिव ही है साधारण। 48 में एक सही है अफर्मेटिव। आलस दैट यूथ सॉल्व पास अवे, तो ये तो एक्सप्लेनेटिव है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लग रहा है ना। नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों को बोलते हैं। जब गुणज 4 में 2 है, एक्सक्लेमेटरी सही है। फिर आई सेल्डम गो द पिक्चर, आई सेल्डम गो द पिक्चर्स। जब आई सेल्डम गो द पिक्चर, एक्सक्लेमेटरी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं है, आई सेल्डम गो द पिक्चर। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, आई सेल्डन गो, ये तो नहीं लग रहा है भाई, है ना। एक्सक्लेमेटिव है वो कहाँ है इसमें, ए सेल्डन गो द पिक्चर्स। जब अफर्मेटिव करें, इंट्रोगेटिव तो नहीं, प्रश्नवाचक है ही नहीं है, अफर्मेटिव करते हैं, नहीं 2 है भाई इसमें। ये इसका अर्थ बताइए, ही सेल्डम गो द पिक्चर्स का। आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स का अर्थ है कि मैं बहुत कम ही सिनेमा जाता हूँ। यहाँ पर सेल्डम का मतलब बहुत कम या ना के बराबर होता है, इसलिए ये एक नकारात्मक अर्थ वाला वाक्य माना जाता है। क्या आप इस वाक्य के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि नोई मिले आपको हमेशा, आई बात समझ में। आई सेल्डम है, सेल्डम है ना, तो ये नेगेटिव है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये जो पेपर था ये, ठीक है, और पेपर में मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।